हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं मेटेरियल वेरिएंस का पार्ट। पिछली वीडियो में मैंने आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का सारा पार्ट कवर कराया था। अब देखिए, उसमें मैंने आपको वेरिएंस एनालिसिस भी बताया था। उसमें जनरली मैंने आपको बताया था मेटेरियल होता है, लेबर होता है, ओवरहेड का पार्ट होता है, जिसमें जनरली हम क्या देखते हैं कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल में क्या डिफरेंस का पार्ट आया है और उसको एनालिसिस करते हैं। तो उसी से रिलेटेड फॉर्मूले दे रखे हैं, तो मेटेरियल वेरिएंस का सारा पार्ट कवर कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें भी थ्योरेटिकल पार्ट तो है, पर जब भी आप फॉर्मूले देखोगे और एक दो इलस्ट्रेशन देखोगे तब जाके आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी समझ में आ जाएगा। या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं आपको पहले क्या करूँ, फॉर्मूले बताऊँ, उसके बाद इलस्ट्रेशन बताऊँ, फिर थ्योरेटिकल पार्ट बताऊँ, तो फिर आपको ढंग से एक तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, क्लासिफिकेशन के पार्ट में आपको सबसे पहले दे रखा है मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। आपको पता ही है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, जो कि आप शुरू से पिछले थ्योरेटिकल पार्ट में बार बार देख रहे थे कि कंपेरिजन करने के लिए पार्ट काम में आता है। अब देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट जो निकलती है वो कैसे निकलती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलती है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। डिटेल में भी नीचे मैं बता दूंगा, क्योंकि फिर क्या है, दो दो बार बोलना पड़ेगा, वही टाइम जाएगा, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। अब देखिए, यहाँ के इसके दो पार्ट होते हैं कॉस्ट वेरिएंस के। एक तो मेटेरियल यूजेस, जो कि क्वांटिटी से रिलेटेड होता है क्योंकि यूजेस की बात कर रहा है, और मेटेरियल प्राइस, जो कि ऑब्वियसली प्राइस से रिलेटेड होगा। तो देखिए, जब भी आपको फॉर्मूला क्या करना है, एक तरीके से रटना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, ये यूजेस से रिलेटेड है तो यहाँ क्वांटिटी का पार्ट देखोगे, ये प्राइस से रिलेटेड है तो थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ, तो देखिए सेम प्राइस का पार्ट होगा ऐसे ही, लेकिन क्या है, बाहर पार्ट अलग होगा। तो देखिए, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। अब देखिए, आपको पता है कि जब भी आप क्या करते हो, आपने बी कॉम में या एम कॉम में ये पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन किए, किसके, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के किए होंगे मेरे हिसाब से, तो क्वेश्चन भी किए होंगे। तो मेटेरियल लिखा हुआ आता है, फिर आप क्या करते हो, फॉर्मेट के फॉर्म में स्टैंडर्ड पहले लिखते हो, फिर एक्चुअल बाद में लिखते हो जनरली, क्योंकि क्या है, क्वेश्चन में भी स्टैंडर्ड पहले दिया होता है, फिर एक्चुअल होता है कैलकुलेशन में। तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड आपके माइंड में रहता है, तो एस तो पहले ही आएगा, तो ऐसे ही सोच लीजिए। और जब भी यूजेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एस पहले आ रहा है। ये क्वांटिटी से रिलेटेड है, तो यहाँ बाहर क्वांटिटी तो आएगी नहीं, तो क्वांटिटी के अपोजिट प्राइस आएगी, सीधी सी बात। तो देखिए, यहाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल, जो कि आपको, आपने बी कॉम से रिलेटेड पार्ट किया हुआ है तो आपको वैसे ही पता है, और साथ में यहाँ पे इसके अपोजिट स्टैंडर्ड प्राइस आ जाएगी। प्राइस में देखिए, यहाँ प्राइस है तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, सेम क्वांटिटी की तरह यहाँ पे प्राइस है। लेकिन इधर देखिए, अपोजिट में क्वांटिटी में जो आ रहा है वो स्टैंडर्ड नहीं आ रहा है, एक्चुअल क्वांटिटी आ रहा है। बस आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम जो प्राइस का पार्ट देखते हैं डिफरेंस, वो एक्चुअल क्वांटिटी की बात करते हैं, क्योंकि हमने जो एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम होगी उसके हिसाब से क्या किया होगा, एक्चुअल प्राइस क्या की होगी, पे की होगी। तो एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस का डिफरेंस जो देखते हैं वो एक्चुअल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही देखते हैं। तो ये पार्ट आ गया आपका। अब देखिए, यूजेज में जो जनरली क्वांटिटी में दो आपके फॉर्मूले बनते हैं, एक तो मेटेरियल मिक्स और एक मेटेरियल सब यूजेज, सबको याद रहता है। यील्ड वेरिएंस लोगों को टिपिकल लगता है, लेकिन याद रखना कि फॉर्मूला दोनों का अलग अलग होगा, लेकिन आंसर सेम आएगा। तो यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला अलग है जो मैंने यहाँ दे रखा है, लेकिन पहले मैं क्या देख रहा हूँ, मेटेरियल मिक्स और मेटेरियल सब यूजेस का फॉर्मूला क्या है, तो वो किससे बना हुआ है, वो यूजेस के थ्रू बना हुआ है। आप जब भी आंसर मैच करना चाहो कि मेटल कॉस्ट वेरिएंस का क्या है, तो दोनों का टोटल कर दीजिए। जब भी आप यूजेस का आंसर चेक करना चाहो तो एमएमवी मतलब मेटल मिक्स वेरिएंस और एमएसयूवी दोनों का टोटल कर लीजिए, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बना, इसी से बना। ठीक है, तो आपको ये माइंड में हमेशा रखना है। अब इसके आगे अगर आप एस क्यू के आगे आर एस क्यू बोल दोगे, तो इसका मतलब क्या है, वो एम एम वी बन जाएगा। अगर ए क्यू की जगह आर एस क्यू बोल दोगे, मतलब एस क्यू तो अपनी जगह पे ही है, ए क्यू को चेंज करके आर एस क्यू कर दोगे तो एम एस यू वी बन जाएगा, मेटेरियल सब यूजेस वेरिएंस बन जाएगा। अब आपको कैसे भी याद रखना, याद रख लो, मैंने तो आपको बता दिया कि इस तरीके से। अब आप बोलोगे सर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होता है, तो देखिए, आप ये हमेशा याद रखो कि जो एक्चुअल क्वांटिटी होती है, देखिए सबसे पहले तो क्वांटिटी क्या है, हमें पता है कि हम मेटेरियल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें फिनिश गुड्स बनाना है, तो फिनिश गुड्स के लिए क्या इनपुट यूज़ हो रहा है, तो ये जनरली हम क्वांटिटी ये बोलते हैं, किससे रिलेटेड है, इनपुट से रिलेटेड है, कि हमें कितना मेटेरियल लगाना है जिससे हमारा क्या निकल के आएगा, फिनिश गुड्स निकल के आएगा। तो यहाँ पे आप जो भी देखते हो वो जनरली क्या है, इनपुट से रिलेटेड होता है। लेकिन जब आप ये देखते हो ना, ये वाला फॉर्मूला, ये आउटपुट का है, क्योंकि इसमें एक्चुअल यील्ड बोल रहा है, स्टैंडर्ड यील्ड बोल रहा है बस। ठीक है, तो अभी मैं किस पे कह रहा था, मैं आर एस क्यू की बात कर रहा था, तो मैं क्या बोला था कि एक्चुअल क्वांटिटी जो भी होती है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी के प्रोपोर्शन में बढ़ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जो एक्चुअल क्वांटिटी, क्योंकि आपको पता है कि देखिए, जब भी आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बात करते हो तो हमेशा किसके लिए होती है, एक्चुअल आउटपुट के लिए होती है। किसके लिए होती है, एक्चुअल आउटपुट के लिए। जब भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकलती है, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट निकलता है कि हम कितना लगाएंगे, वो एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पर स्टैंडर्ड तय होता है कि पर्टिकुलर हर मेटेरियल में कितना लगेगा। अगर हम दो मेटल की बात कर रहे हैं कि दो मेटल से एक फिनिश गुड्स बनता है, जैसे ए और बी से डी निकल के आता है,
तो ए और बी का कितना पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज़ होगा, हमने पहले से ही तय किया। तो वो किसके हिसाब से किया, एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग किया। लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रिवाइज की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्चुअल क्वांटिटी मतलब जो एक्चुअल इनपुट है उसको हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी के प्रपोर्शन में बांट देंगे। जैसे 2 मटेरियल है ए और बी, उसमें बांट देंगे तो आपका रिवाइस निकल के आ जाएगा। 3 मटेरियल है ए बी सी, उसमें बांट देंगे, रिवाइस निकल के आ जाएगा इस तरीके से। अब देखिए वो तो आगे काम आएगा। अब याद रखना कि जो ये यील्ड है ये आउटपुट से रिलेटेड है, जबकि जितने भी हम देखते हैं वो इनपुट से। तो ये सब यूजेस क्या होगा, इनपुट से रिलेटेड। तो दोनों में यही फ़र्क है, लेकिन दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। ये होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, जिसमें जनरली क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको टोटल दी हुई होती है, उसके नीचे आप क्या करते हो, जो आपका स्टैंडर्ड यील्ड तो नहीं बोलेंगे, स्टैंडर्ड आउटपुट बोलेंगे। अब वो आउटपुट कैसे निकलता है, आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी हुई होती है। अगर उसमें लॉस का पार्ट होता है तो लॉस का पार्ट स्टैंडर्ड लेस कर दो, बाकी जो निकलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, जनरली स्टैंडर्ड आउटपुट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ जाती है। एक्चुअल यील्ड आपको दी हुई होती है, मैं क्वेश्चन में बता दूंगा। और स्टैंडर्ड यील्ड कैसे निकलती है उसका नीचे फॉर्मूला दे रखा है। मैं आपको क्या करूंगा, जब क्वेश्चन बताऊंगा तब जाके समझ में आएगा। अभी तो मैं बोलूंगा कितना भी, तो आपको हल्का सा क्या है, बस माइंड में याद हो जाएगा। अभी मैंने जितना भी बताया आपको याद हो गया। कैसे, देखिए वापस से बोल रहा हूँ, मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एस सी माइनस ए सी, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो देखिए जो भी मेटेरियल यूज़ किया है, ये बोल रहा है ना, ये मेटेरियल थोड़ी बोल रखा है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो भी निकलती है किसके बेसिस पे निकलती है, एक्चुअल आउटपुट के। मैंने आपको बताया, तो आपको बताया कि एस क्यू इंटू एस पी करके स्टैंडर्ड कॉस्ट आता है, एस क्यू इंटू एस पी। ए क्यू इंटू ए पी, ए क्यू जब भी बोलोगे तो उसमें क्या बोलेंगे हम, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, मतलब हमने जो मेटेरियल यूज़ किया है। तो इसका मतलब क्या हो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल की बात होती है। ये हमेशा याद रख लेना। फिर प्राइस वेरिएंस आता है। अभी देखिए प्राइस में मैंने, अगर है ना, मैंने आपको पहले यूजेस बताया, फिर मैंने प्राइस बताया, लेकिन इसमें प्राइस पहले आ गया, तो कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि देखिए प्राइस है तो अंदर प्राइस आ गई। फिर आपको मैंने बताया था एस पी माइनस ए पी, तो उसके अपोजिट क्वांटिटी, क्वांटिटी में हमेशा एक्चुअल क्वांटिटी होती है। और यूजेज में जनरली हम क्या बोलते हैं, अब देखिए मेरे को ध्यान है कैसे, एस क्यू माइनस ए क्यू अंदर आएगा क्योंकि यूजेज है, और उसके अपोजिट में प्राइस आती है। प्राइस कौन सी आएगी, स्टैंडर्ड प्राइस, क्योंकि एस एस। ऐसे ध्यान रखना है। अब आपको पता है कि वो किससे रिलेटेड, मैंने बोला अभी आपको, मेटल यूजेज से रिलेटेड। देखिए अब मैं डिटेल क्यों नहीं बता रहा थियोरटिकल, क्योंकि वो बाद में बताऊंगा, अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा। पहले इलस्ट्रेशन कर लेते हैं फिर समझ में आ जाएगा। ये दे दिया आपको, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए मेटेरियल मिक्स और सब यूजेस। मेटेरियल मिक्स का फॉर्मूला क्या बताया, सेम टू सेम मैंने यूजेस की तरह, जिसमें मैंने एस पी बोला। देखिए एस क्यू, उसके आगे जनरली क्या लग गया, आर लग गया, आर एस क्यू माइनस ए क्यू। अब देखिए एस क्यू माइनस ए क्यू था, अगर हम मेटल सब यूजेस की बात कर रहे हैं इसकी जगह, तो एस क्यू तो यहीं रहेगा, ए क्यू की जगह आर एस क्यू आ जाएगा। बस यही पार्ट, ठीक, ये रहा, ये है सब यूजेस का ये पार्ट, ठीक। एक और चीज़, जो ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, इसका चाहे आपको मैंने बताया था, देखिए टोटल ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑल टाइप ऑफ मेटल दे रखा है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ईच टाइप ऑफ मेटल। देखिए मेरे को फिर भी याद है, मेरे को पता है कि कैसे निकलता है, क्योंकि मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन किए हैं। अगर आपने नहीं करे तो आप 3-4 बार भी क्वेश्चन करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सपोज करो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको दे रखी है 2000, 3000 और 5000 ये दे रखी है, तो टोटल मिला के स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होगी, 10,000। अब देखिए आपको क्वेश्चन में एक्चुअल क्वांटिटी भी दे रखा होता है, जो आपको पता है कि जनरली आप यहाँ पे लिखते हो, क्योंकि आपके माइंड में क्या रहता है, पहले स्टैंडर्ड का पूरा रहता है ख्याल, फिर एक्चुअल का रहता है। चाहे पहले लिख लीजिए, वही आपकी बात है, देखो कुछ भी करना आपकी मर्जी है। अब एक्चुअल क्वांटिटी टोटल में आपको दे रखी है 15,000, ये दे रखी है। अब ये इनपुट ये याद रख लेना, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी एक्चुअल लॉस ये नहीं बोला, सिंपल ही रख रहा हूँ मैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 15,000 दे रखा है, और ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो दे रखी है ये एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग निकाल के आपने दे रखी है, या क्वेश्चन में पहले से आपको दे रखी है। तो देखिए जो 15,000 है, अगर आप रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना चाहोगे तो आप क्या करोगे, इस एक्चुअल क्वांटिटी को यानी 15,000 को 2/10, 3/10, 5/10 के प्रोपोर्शन में बांट दोगे। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि पर्टिकुलर ये फॉर्मूला आएगा। चाहे पढ़ के देखिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ईच टाइप मेटल, मतलब अगर ए की बात कर रहे हैं तो 2000 अपॉन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑल टाइप ऑफ मटेरियल, तो इसका मतलब क्या हो गया, 10,000। तो 2/10 इंटू टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटीज ऑफ ऑल टाइप ऑफ मेटल 15,000। तो 2000/10,000 इंटू 15,000, 3000/10,000 इंटू 15,000, 5,000/10,000 इंटू 15,000। इस तरीके से हर मटेरियल की रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगी। आई होप शॉर्ट में भी आपको समझ में आ गया। लेकिन देखिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या है, थियोरटिकल पार्ट, ठीक है। तो आपको थियोरटिकल पार्ट भी पता रहना चाहिए, जो कि हम जैसे ही क्वेश्चन कवर होगा फिर कवर करेंगे। अब देखिए नोट में मैंने लास्ट में ये भी कवर कर दिया, जो आपको बताया था कि मेटल सब यूजेज और मेटल यील्ड वेरिएंस का आंसर आपका सेम ही निकलेगा। अब एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, दो इलस्ट्रेशन देखते हैं। पहला इलस्ट्रेशन छोटा है,
देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब अगर आपको डेटा दे रखा है, आप पूरा पढ़िए, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। यहाँ पे आपको कोई स्पेसिफिकेशन अलग से क्लासेस नहीं दे रखा कि ए कैटेगरी, बी कैटेगरी का मटेरियल, सी कैटेगरी का, मतलब इनपुट में बहुत सारे ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, एक ही पर्टिकुलर मटेरियल से एक ही फिनिश गुड्स निकल के आ जाता है, हमें बहुत सारे इनपुट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस केस में आपको बताया कि MMV और MSUV निकल के नहीं आएगा, मटेरियल मिक्स और मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस निकल के नहीं आएगा। मटेरियल यील्ड भी निकालने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। तो जनरली आपको तीन ही निकालने हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ये क्यों नहीं आया आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकल के ही नहीं आएगी। और आपको पता है कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का जनरली क्या होता है, वो प्रोपोर्शन का पार्ट आता है कि टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी नीचे, उसमें से हर मटेरियल की स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, जैसे ए की, बी की, सी की, और यहाँ पे क्या आता है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी आ जाता है। तो देखिए मेरे को कैसे याद है, क्योंकि मैंने क्या है, इलस्ट्रेशन 2-3 बार किए हुए, तो मेरे को पता रहता है। तो आप भी कीजिए, आपको याद रहेगा। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड में क्या बोल रहा है कि मटेरियल फॉर 70 kg ऑफ आउटपुट 100 kg। अब देखिए याद रखना कि मैं किसकी बात करता हूँ, मैंने क्या बोला कि मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बात करता हूँ, तो मैं इनपुट की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस फिनिश गुड्स, आप याद रखना, मटेरियल फॉर 70 kg ऑफ आउटपुट, तो 70 kg ऑफ आउटपुट बनाने के लिए 100 kg इनपुट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी होती है वो किसके हिसाब से निकलती है, एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से निकलती है। एक्चुअल आउटपुट कितना निकला था आपका, 21,000 यूनिट प्रोड्यूस हुई, 21,000 यूनिट, या याद रखना, या 21,000 kg है। चलो ऐसे याद रखिए कि आप बोल रहे हो कि 70 यूनिट बनने में 100 kg इनपुट लगता है, ऐसे याद रखिए ना, सबसे बढ़िया कि 70 यूनिट बनने में 100 kg लगता है। तो 21,000 यूनिट बनने में, एक मिनट, ये 21,000 यूनिट बनने में आपका कितना लगेगा, 21 है याद रखना। ठीक है, तो उस केस में कितना निकलेगा, 30,000 निकलेगा। और वैसे भी कॉमन लॉजिक लगाइए कि जो मेरा आउटपुट निकल रहा है वो 70 यूनिट का निकल रहा है, जिसके लिए मैं इनपुट कितना लगा रहा हूँ, 100 kg, तो ज़्यादा ही लग रहा है ना इनपुट। तो सीधी सी बात है, जो मेरा आउटपुट निकला होगा 21,000, उसके लिए इनपुट ज़्यादा ही लगेगा। तो अगर आपने गलती से 70/100 कर दिया और इंटू 21 कर दिया, तो आप खुद करके देखना, आपका 21 से कम आ रहा होगा, तो जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, खुद ही गलती पता चल जाती है। तो अगर इसको ऐसे भी सोचना है, एक और लॉजिक जो मैं आपको बोलता हूँ, जैसे कॉस्ट के नीचे कॉस्ट का डिवाइड सेल के नीचे सेल का, तो सोचिए कि 21,000 आपका क्या है, आउटपुट, आउटपुट के नीचे आउटपुट, क्योंकि ये 70 kg ऑफ आउटपुट के लिए 100 kg इनपुट आ रहा है, समझ गए। तो यहाँ पे 70 kg एक्चुअल है, एक्चुअल आउटपुट के लिए 100 kg इनपुट यूज़ करता है स्टैंडर्ड के फॉर्म में, तो 21,000 के एक्चुअल के लिए कितना यूज़ करेंगे, ऐसे आ गया। ठीक है, ये आपका पार्ट। अब देखिए कितना आ गया, 30,000 स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया। प्राइस कितनी दे रखी है आपको, 2 रुपीज़ पर kg, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई। यूनिट प्रोड्यूस आपको दे रखी है कितनी, 21। लेकिन देखिए यूनिट प्रोड्यूस तो आपने जनरली एक्चुअल आउटपुट के लिए निकाल दिया, इसके लिए 30,000 के लिए। अब देखिए एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम जो दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, 28,000 दे रखा है एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम, तो आपको यही लेनी पड़ेगी। ठीक, कि 28,000 से रिलेटेड आपका कितना पार्ट है, देखिए 28,000 आ गया। कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम कितनी दे रखी है आपको, 50 रुपीज़ दे रखी, सॉरी ये गलत हो गया, ये 50,400 है। ये आगे क्या हो गया, एक तरीके से लिखा नहीं मैंने, एक बार लिख लेता हूँ, एक मिनट। ये देखिए मैंने लिख लिया, क्योंकि देखिए आपके आंखों के सामने रहता है तो फिर आपको क्या होता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप सही है बिल्कुल, 50,400 हो गया। ये आपका 28,000 एक्चुअल मेटेरियल कंज्यूम दे रखा है, तो एक्चुअल प्राइस निकल के आ जाएगी, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट आपको पहले से ही दे रखी थी। इस तरीके से दिमाग लगाना होता है कभी कभी। तो 50,400 अपॉन 28,000, तो क्या आ जाएगी आपकी 1.8 रुपीज़ पर यूनिट निकल के आ जाएगी एक्चुअल प्राइस। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, देखिए मेरे को तो रटा हुआ है, आपको बता दूं मैं चाहे, मेटल कॉस्ट वेरिएंस SC माइनस AC, क्योंकि देखिए सबसे पहले आदत क्या रहती है, स्टैंडर्ड की, फिर एक्चुअल की रहती है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मेटल नहीं दे रखे, एक ही मेटल था, तो इसलिए हम नॉर्मल निकालेंगे। फिर आपको क्या करना है, MPV निकालना है। MPV कैसे निकलेगा, या MUV कैसे भी निकालिए। अगर MPV की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है, माइनस एक्चुअल प्राइस, यही बोलते हो। इसके पास में क्या कर दोगे, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, क्योंकि मेरे को ध्यान है। मेटेरियल यूजेस वेरिएंस की बात करोगे तो SQ माइनस AQ, इसके पास में क्या कर दोगे, SP, S के साथ S, इस तरीके से। तो नीचे आप देख सकते हैं, ये दिख गया आपको। देखिए यहाँ पे बोल रहा है 60 में से 50,400 गए तो 9600 आपका आ रहा है फेवरेबल। यहाँ पे देखिए एक्चुअल क्वांटिटी इंटू SP,
माइनस AP कर रखा है, तो ये 0.2 को मल्टीप्लाई करा 28,000 से, तो पॉजिटिव आ रहा है 5600 फेवरेबल। यहाँ पे आपको पता है नेगेटिव आता है तो एडवर्स ए डिनोट करते हो और पॉजिटिव आता है तो फेवरेबल से डिनोट करते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी की स्टैंडर्ड इतनी सोचा था, एक्चुअल कितनी हुई है कंज्यूम 28,000 हुई है उस पर्टिकुलर आउटपुट को बनने के लिए। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस 2 रुपीज़ के हिसाब से ये रही, तो मल्टीप्लाई करो 4000 आएगा, दोनों का टोटल करो वेरीफाई हो जाएगा कि ये 9600 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वेरीफाई भी हो गया। अब इलस्ट्रेशन 2 मैंने बढ़ा लिया है, टिपिकल है थोड़ा सा, तो वो डायरेक्टली आपका बढ़ा गया, वो बस आपका बेसिक समझाने के लिए था। मेन ये है जिसमें आपके 6 के 6 फॉर्मूले आ जाएंगे। 6 कौन से? मेटल कॉस्ट वेरिएंस, मेटल प्राइस, मेटल यूजेस। मेटल यूजेस में आपका क्या आता है? मेटल मिक्स और मेटल सब यूजेस। और मेटल सब यूजेस किसके बराबर होता है? मेटेरियल यील्ड वेरिएंस के। ठीक है, तो इसका भी मैंने फॉर्मूला जानबूझ के लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए सारा पार्ट, क्या पता कभी भी एग्जाम में कुछ भी आ सकता है इसलिए। देखिए अब इसमें क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड मेटेरियल इनपुट रिक्वायर्ड फॉर 1000 kg ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है आपको कि 1000 kg का जो स्टैंडर्ड मेटेरियल इनपुट है उससे रिलेटेड आपको पी मेटेरियल की 450, क्यू की 400, आर की 250, टोटल मिला के कितनी हो गई? 1100 हो गई kg। उसमें स्टैंडर्ड लॉस कितना हो गया? 100। अगर देखिए आप इस 1100 का स्टैंडर्ड लॉस परसेंटेज के फॉर्म में निकालना चाहते हो तो कैलकुलेटर लीजिए, 100 अपॉन 1100 कर देना। ठीक है, तो ये 9.0909% आएगा। 100 अपॉन 1100 इंटू 100 कर देना, 9.0909% आ जाएगा। किसी किसी क्वेश्चन में आपने देखा होगा, जब भी आपने मैंने बताया बीकॉम या देखी होगी, तो आपका ये लेस होने के बाद स्टैंडर्ड आउटपुट निकल के आ गया। अब देखिए ये स्टैंडर्ड आउटपुट तो इससे ही लिंक है जो ये आपका निकला है। अब देखिए स्टैंडर्ड मेटल इनपुट ही बोल रहा है रिक्वायर्ड फॉर 1000 kg ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। ये बोल रहा है कि 1000 kg ऑफ फिनिश प्रोडक्ट के लिए जनरली इसकी ज़रूरत होती है, तो ये इनपुट है। इसके थ्रू क्या निकल गया है? स्टैंडर्ड आउटपुट। तो जब भी मैंने आपको बोला कि लॉसेस दे रखे होते हैं तो लॉस लेस करने के बाद जो भी पार्ट आता है स्टैंडर्ड आउटपुट। अब बताइए कि जो स्टैंडर्ड आउटपुट है ये एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग है या नहीं है? तो एक नज़र में तो आप क्या बोलोगे? सर नहीं है, क्योंकि सारा पार्ट तो स्टैंडर्ड का ही दे रखा है, कहीं पे बता ही नहीं रखा, तो ये इसके अकॉर्डिंग नहीं है। जबकि स्टैंडर्ड जो भी हम मटेरियल की बात करते हैं, देखिए स्टैंडर्ड आउटपुट है, लेकिन जो मैंने स्टैंडर्ड इनपुट की बात करी यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बात करी, तो जो भी मेरा 1100 का इनपुट है वो हमेशा एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मुझे क्या पता होना चाहिए? एक्चुअल आउटपुट। अब देखिए यहाँ पे क्या दे दिया, एक्चुअल प्रोडक्शन इन ए पीरियड वाज 20,000 kg ऑफ फिनिश प्रोडक्ट फॉर विच द एक्चुअल क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल यूज्ड एंड द प्राइस पेड देयरफॉर वर एज अंडर। ठीक है, तो मेटल पी के लिए कितना दे दिया आपको? 10,000 का, क्यू के लिए दे दिया 8500, आर के लिए दे दिया 4500 का। टोटल मिला के यहाँ पे देखिए करके देखना कितना हो जाएगा, 18,423,000 हो रही है। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि ये जनरली जो आपको दे रखा है एक्चुअल क्वांटिटीज ऑफ मेटल यूज, तो ये आपको दे रखा है, लेकिन बन के कितना निकला? 20,000 निकला। तो 3,000 का एक्चुअल लॉस है। कितने का? 3,000 का। और ये आपको एक्चुअल प्राइस दे रखी है, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? मेटल कॉस्ट, मेटल प्राइस, मेटल यूजेस, मेटल मिक्स, मेटल सब यूजेस और मेटल यील्ड। ये बोल रहा है ऑल्सो शो है रिकन्सिलेशन ऑफ द वेरिएंसेस। देखिए मैंने रिकन्सिलेशन यहाँ पे करानी है, करने की जरूरत नहीं है वैसे, तो ये मैं हटा दूंगा पर्टिकुलर पार्ट, क्योंकि मेरे को नॉर्मल आपको फॉर्मूले ही बताने थे। अगर आप सॉल्यूशन में देखोगे तो मैंने जानबूझ के इस टाइप का पार्ट बनाया है, जिसमें आपको देखिए मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड का पार्ट कवर किया है, और ये जो पार्ट है वो एक्चुअल का यहाँ तक का, और ये जो पार्ट है ये स्टैंडर्ड का है। ये बीच में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको दिख रही है, तो देखिए एस क्यू, ये एस पी, ये इनटू होके क्या हो गया? अमाउंट आ गया, जिसे हम क्या बोलेंगे? ये एस सी है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है। तो देखिए ए क्यू, यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको हम क्या कर देंगे? ए पी कर देंगे, गलती से एस पी लिखा हुआ है, तो ए क्यू इंटू ए पी इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट हो गया। अभी सही कर लेते हैं। देखिए मैंने सही कर लिया आपके लिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, तो एक्चुअल कॉस्ट भी लिख दिया और यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट भी लिख दिया ताकि आपको बात के लिए दिक्कत ना हो। अब देखिए जनरली आप देखोगे कि मैंने आपको जो यहाँ पे क्वांटिटी का पार्ट बताया ऊपर, आप देख सकते हो ये, इसको आप डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जनरली ये किसके लिए है? 1000 kg फिनिश प्रोडक्ट के लिए, 1000 kg के फिनिश प्रोडक्ट के लिए इनपुट है। तो आप ये दिमाग लगाइए कि अगर 1000 स्टैंडर्ड आउटपुट पे 450 kg इनपुट होता है, ये जनरली आपका आउटपुट है, तो एक्चुअल आउटपुट पे कितना निकलेगा? मतलब 20,000 kg पे जनरली कितना निकल के आ गया। तो ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये याद रख लेना, जब भी आप क्या करते हो यहाँ पे टोटल करके 23 लिख रहे हो, और देखिए मैंने 3,000 का आपको बताया कि ये एक्चुअल लॉस है, याद रख लेना।
23 में से 3 जाएंगे तब जाके कितना निकल के आएगा, 20 निकल के आएगा। ये देखिए जो जनरली हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ये कैसे कन्वर्ट किया, 9000 आया, 8000 आया, 5000 आया, तो देखिए ये 20 इज इक्वल टू 20 आ गया। तो जब भी आपके लॉस का पार्ट आता है, याद रखना, स्टैंडर्ड लॉस पार्ट आता है, एक्चुअल लॉस आता है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, जो लास्ट का आउटपुट का पार्ट है, स्टैंडर्ड आउटपुट और ये एक्चुअल आउटपुट का पार्ट है, इसको हमें सिमिलर करना पड़ता है। तो सिमिलर करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं जनरली ये बोलूँगा कि जो मेरा 450 का इनपुट था और मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था, 1000 का, यही था। अगला वाला देख लेना, अगला वाला शायद मैं पहले याद कर लेता हूँ, क्यू का 400 है और आर का 250 है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि जनरली हम ये बोलना चाहते हैं कि P से रिलेटेड 450 और 1000 स्टैंडर्ड आउटपुट है, कि स्टैंडर्ड आउटपुट पे 450 कितना है, इनपुट है। तो जो एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस हुआ वो कितना प्रोड्यूस हुआ था, 20,000, कितना हुआ था, 20, तो 20 पे कितना होगा ये आपको याद रखना है। 23 मत बोलना, 20 पे कितना होगा, तो 20 पे जनरली देखना 9000 निकल के आएगा। आपके पास कैलकुलेटर है, आराम से करके देखिए, आपका कभी गलत नहीं होगा और मैं गलत भी नहीं बताऊंगा। तो आपका 9000 निकल के आया। अब देखिए 400 का करके देखिए, इसलिए मैं आराम से बता रहा हूँ, 4000 अपॉन 1000 इंटू 20,000, चाहे वीडियो कितनी भी लेंथी हो जाए तो 8000 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से अगला वाला देखिए, अगला वाला कितना था आपका, 250 था मेरे हिसाब से, 250 अपॉन 1000 इंटू 20,000, ठीक है। इसकी जगह 250 आ जाएगा, तो 250 अपॉन 1000 इंटू 20,000, ये 5000 आ गया। टोटल करके देखिए 22 आ गया। अब देखिए मैंने आपको स्टैंडर्ड लॉस का परसेंटेज क्या बोला था, याद रखना, 9.0909% बोला था। एक बार आप चाहे करके देख लीजिए, आपका आ जाएगा 22,000 इंटू कैलकुलेटर है आपके पास, ठीक। तो आप देख लेना 1,999.998 आएगा, मतलब 2000 ये अप्रोक्स में। तो उसको करके देखिए 2000 आएगा, जैसे ही लेस करके देखिए 20,000 आएगा। चलो 20,000 का 10% करके देख लीजिए, 2000 दिख रहा है, तो वैसे ही यहाँ पे देख लीजिए, ये स्टैंडर्ड आउटपुट का 10% 100 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक छोटा पार्ट है और आपने क्या करा, उसको एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया। किसके हिसाब से, एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया। अब आप बोलते कि सर अगर ये दे ही नहीं रखा होता, लॉस होता ही नहीं, सिर्फ ये पार्ट होता हमारा 23 का, ठीक है, और यहाँ पे ये होता ही नहीं इधर भी, और ये 22, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। आपको बस क्या है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो निकालने की ज़रूरत होती है वो निकालनी पड़ती है। अब देखिए चाहे ये अलग हो और ये अलग हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि जब भी लॉसेस का पार्ट आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, एक्चुअल क्वांटिटी के इक्वल एक तरीके से स्टैंडर्ड को करना पड़ता है। किसके इक्वल, एक्चुअल क्वांटिटी, यानी एक्चुअल आउटपुट बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी तो मतलब इनपुट हो गया, पर याद रखना लॉस के बाद जो निकलता है वो जनरली क्या है, एक्चुअल आउटपुट। तो हमें एक्चुअल आउटपुट के कंपैरिजन में यानी इक्वल में इसको बदलना है, कन्वर्ट करना है। तो हमने देखिए इक्वल में बदल दिया। तो जब भी आपका लॉस नहीं दे रखा हो तो ये 22 है और ये 23 है, चलने दो, ठीक है। इसका मतलब आप नॉर्मल कैलकुलेशन करो, आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं है जो मैंने आपको इतना बताया, आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन अगर आपको लॉसेस का पार्ट दे दिया तो आपको करना पड़ेगा, ठीक। जैसे ऊपर मैंने आपको बोला अभी छोटे वाले इलस्ट्रेशन में, तो उसमें आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखिए 30 आ रहा था और 28 आ रहा था। तो आपने थोड़ी बोला कि इसको एक्चुअल में कंपेयर करो या कन्वर्ट करो, थोड़ी है, क्योंकि ये जनरली इनपुट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, और इनपुट अलग हो सकते हैं, लेकिन जब भी हम क्या बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो वो किसके कंपैरिजन में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसके साथ होनी चाहिए, एक साथ, वो एक्चुअल आउटपुट के साथ होनी चाहिए। तो जनरली हमें पता है कि जो ये इनपुट है वो एक्चुअल आउटपुट से रिलेटेड होना चाहिए, और जबकि एक्चुअल आउटपुट ये है, तो इससे रिलेटेड हो गया नहीं है। तो याद रखना कि इनपुट तो अलग अलग हो सकते हैं, ये अलग है और ये अलग है, लेकिन आपका आउटपुट का पार्ट है जो स्टैंडर्ड का, वो एक्चुअल आउटपुट से रिलेटेड ही होना चाहिए। इस चक्कर में आप सेम कर लेते हो, ठीक। तो इनपुट चाहे अलग हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे सेम हो फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए बस क्या फ़र्क पड़ता है, अगर आपका इनपुट 23 है तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैंने क्या बताया था, जो एक्चुअल क्वांटिटी आपकी ये दे रखी है, इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के प्रोपोर्शन में बांट देंगे। अब देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी का प्रोपोर्शन क्या है, 9/22, 9/22, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 23,000। तो फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ऊपर क्या आएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ पी अपॉन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। देखिए फॉर्मूला बन गया ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना, ठीक। तो आप देख सकते हैं
9/22 इंटू 23 करके देखिए ये आएगा। अब देखिए 9409.09 आ रहा है, ये 0.09 आ रहा था, तो मैंने क्या कर दिया, इसको राउंड ऑफ में ये कर दिया ताकि मैं 23,000 आपको पूरा दिखा सकूं। तो हमको तो सर कैसे बताते थे जब भी हम करते थे, यानी बीकॉम में या जब भी हमने सीए में देखा, तो हमारे सर ऐसे करते थे, एरो यहाँ पे कर दीजिए और जनरली यहाँ पे क्या कर दीजिए, रेशो बना दीजिए 985, आपको समझना है तो, ताकि आपको जल्दी आ जाएगा, और इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो हम ऐसे कर लेते थे, जिससे हमको जल्दी पता चल जाता था कि हमें क्या करना है, 23 एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के प्रोपोर्शन में बांटना है, जिसको हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोलते हैं। आगे समझ में, इस तरीके से आपका पार्ट ये निकल के आ जाएगा 8363.64 5227.27। अब देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी का पार्ट अभी मैंने आपको बताया कि 98 + 5 कितना आ रहा है आपका, 22 आ रहा था। 22 में आपका पता है कि लॉस कितना है, 9.09 समथिंग लॉस है 2000 का, तो आपका 20,000 जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, स्टैंडर्ड आउटपुट निकल के आया। ठीक है, अब याद रखना कि अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात कर रहे हो तो ये, और स्टैंडर्ड आउटपुट ये है। अगर 8 लाख अपॉन 20,000 करोगे तो क्या निकल के आएगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट निकल के आएगी। तो रटने की कोई चीज़ नहीं होती, समझने की चीज़ होती है। क्या होती है, समझने की चीज़ होती है। अब ये जो पार्ट है ये क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, ये तो बता रहा है कि 8 लाख की टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है, और स्टैंडर्ड जो आउटपुट है वो किसके हिसाब से, एक्चुअल के अकॉर्डिंग है। तो 8 लाख अपॉन 20 करोगे तो क्या निकल के आएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, मतलब आउटपुट के बेसिस पे निकल के आएगा। तो ये जनरली यहाँ तक इनपुट है, और जैसे ये लेस किया तो ये आउटपुट निकल के आ गया। ये क्या है, इनपुट है एक्चुअल क्वांटिटी का, और ये लेस करने के बाद क्या निकल के आया, ये आउटपुट निकल के आया, ऐसे बोलते हैं हम। ठीक, तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी का आ गया, ये रिवाइज का आ गया। रिवाइज का मैंने बता दिया 9,000 अपॉन 22,000 इंटू 23। अब देखिए फॉर्मूला भी आपका बन के आ गया, ऐसे बोल सकते हो आप। अब पहला अपन देख लेते हैं मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो आप देखिए फटाफट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ये दे रखा है 39,500। अब देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट कैसे, वही स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट आ रही है, और एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, तो एक्चुअल कॉस्ट आ रही है। स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट लेस कर दी। ठीक है, एक एक करके बताते जाऊंगा जल्दी जल्दी। फिर देखिए मेटल प्राइस, मेटल प्राइस में आपको क्या दे रखा है, ऊपर एक्चुअल क्वांटिटी दे रखी है इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। प्राइस की बात कर रहा हूँ तो मैंने अंदर प्राइस बताया था आपको, और जब भी मैंने बताया कि ये प्राइस तो क्या एक तरीके से कि आप एक्चुअली पे करते हो, तो यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी का अमाउंट ही आएगा। 20 - 19 उसका इंटू क्या करोगे आप, 10,000 कर दोगे। 40 - 42 इंटू 8,500, 60 - 65 4,500। आपको पता है कि टोटल मिला के 23 बन रहा था, जिसमें से 3,000 लॉस था। तो आपका ये किसको डिनोट कर रहा है, ये इनपुट को डिनोट कर रहा है, याद रखना ये सारा पार्ट। तो 10,000 फेवरेबल, 17,000 एडवर्स क्योंकि ये माइनस का 2 है, 60 - 65 तो ये माइनस का 5 है, माइनस का 5 इंटू 4,500 ये भी एडवर्स। ये दोनों टोटल करोगे, ये माइनस का है और ये फेवरेबल है, तो ये टोटल कीजिए कितना आएगा, 20 30, ये आएगा 39,500 माइनस का, और ये प्लस का 10। 39,500 माइनस में प्लस के 10 गए तो 29,500 माइनस के आ गए, मतलब एडवर्स आ गए। ठीक है, यूजेस देखिए, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी दे रखा है आपको, 20 इंटू 9 - 10 इज इक्वल टू 20,000। अब देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऊपर जाके देख लेना, और एक्चुअल क्वांटिटी इस तरीके से 8,000 8,500 ये दे रखा है, 5,000 4,500 ये फेवरेबल है। तो आप देख सकते हैं कि ये जनरली एडवर्स है, माइनस के 40 में से प्लस के 30 गए तो माइनस का 10। अब आप ये भी देख सकते हैं कि ये माइनस का 10 है और ये माइनस का 29,500, मतलब एडवर्स है। दोनों का अगर टोटल करोगे तो मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। तो ये वेरीफाई हो गया एक तरीके से। ठीक, फिर आप मेटल मिक्स वेरिएंस की बात करते हैं, तो मेटल मिक्स वेरिएंस क्या आता है, मैंने आपको बताया कि SP SQ माइनस AQ, ये आपका किसका होता है, यूजेस का, उसके अंदर ही MM निकलता है। तो आपको बस क्या करना है, आगे R करना है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैंने आपको निकाल के बता दी, जो कि एक्चुअल क्वांटिटी के थ्रू आती है, और वो किसके थ्रू आती है, एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पे नीचे TSQ, और यहाँ पे क्या आएगा SQ ऑफ P, SQ ऑफ Q, SQ ऑफ R, ऐसे अलग अलग निकल के आती है। तो TSQ नीचे होती है, उसके थ्रू आपकी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई थी। अब देखिए माइनस क्या, ये पर्टिकुलर पार्ट सारा आ गया। कैलकुलेशन आपको आती है, देखिए हल्का सा राउंड ऑफ का डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके 4 पे आ रहा है, 26364 आ रहा है, याद रखना। वैसे क्या आता, 26360 आता, और इधर क्या आता, 36360 आता, मतलब 4 रुपीज़ ज़्यादा आ रहा है। वो किसकी वजह से, क्योंकि हमने क्या करा है, अगर मैं 0.0909 लूँगा, 0.6363 लूँगा, 0.2727 लूँगा, तो मेरा सेम आ जाएगा, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो 1 रुपये का फ़र्क आएगा। अभी मेरे 4 रुपये का फ़र्क आ रहा है, क्योंकि यील्ड में जो आंसर आ रहा है ना वो आ रहा है 36360। अब आप देख सकते हैं कि सब यूजेस का भी फॉर्मूला लगा दिया। इसमें क्या कर दिया, SQ यहीं पे ही है, AQ की जगह RSQ कर दिया। तो सारा पार्ट सेम है, कैलकुलेट किया हुआ है, ये देख लीजिए
36364 आ गया। अब देखिए ये एडवर्स है और ये देखिए फेवरेबल है, तो 36364 में से 26364 फेवरेबल गए, तो बाकी एडवर्स कितना बचा 10,000, और आपका कितना निकल के आ रहा था 10,000 ही एडवर्स आ रहा था, क्योंकि मेटेरियल यूजेस किसका है MMV प्लस MSUV, इससे रिलेटेड है। ठीक है, अब लास्ट क्या बचा आपका मेटेरियल यील्ड वेरिएंस। मेटेरियल यील्ड वेरिएंस में देखिए मैंने आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट तो बताई दी कि 8 लाख की स्टैंडर्ड कॉस्ट थी और स्टैंडर्ड आउटपुट कितने का था 20 का, तो ये 40 रुपीज़ आ गया। अब देखिए ये जो स्टैंडर्ड यील्ड है, एक्चुअल यील्ड कितनी है, आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपका प्रोडक्शन कितने का होता है 20,000 का, मतलब एक्चुअल आउटपुट कितना निकला था, यील्ड मतलब क्या होता है आउटपुट 20,000। अब आप बोलोगे सर ये स्टैंडर्ड यील्ड भी स्टैंडर्ड आउटपुट है, जो कि आप बोल रहे हो 20 तो है, 20 माइनस 20 जीरो हो जाएंगे, नहीं, जो ये स्टैंडर्ड निकालते हैं ये हम किसके हिसाब से निकालते हैं, जो स्टैंडर्ड आउटपुट निकालते हैं वो हम निकालते हैं एक्चुअल इनपुट के बेसिस पे, कि एक्चुअल क्वांटिटी से रिलेटेड क्या बांट रहा था। ठीक है, याद रख लेना। अब देखिए आपने क्या किया था, जब सॉल्व किया था तो आपने क्या किया था 22,000 निकाला था और उसमें से 2,000 लॉस लेस करके 20,000 आउटपुट बोला था, ये तो बोला था, तो आपने क्या बोला 22,000 स्टैंडर्ड इनपुट से 20,000 आउटपुट निकल के आया। 22,000 स्टैंडर्ड इनपुट जो कि किसके हिसाब से था, एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग था, तो 22,000 स्टैंडर्ड इनपुट से 20,000 आउटपुट आया, तो 23,000 के एक्चुअल इनपुट से कितना स्टैंडर्ड आउटपुट आएगा। 22 से आपका देखो ये 22,000 मैंने जो स्टैंडर्ड आउटपुट बोला, सॉरी इनपुट बोला कि 22,000 स्टैंडर्ड इनपुट से 20,000 स्टैंडर्ड क्या आया आउटपुट आया, जो कि एक्चुअल के हिसाब से, किसके हिसाब से, ये जो एक्चुअल के हिसाब से आ रखना। तो ये बोल रहा है कि एक्चुअल इनपुट के हिसाब से क्या होगा, जो हमारा ये है वो एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से, लेकिन हमको किसके हिसाब से निकालना है, एक्चुअल इनपुट के हिसाब से, तो स्टैंडर्ड यील्ड जो निकलेगा वो एक्चुअल इनपुट के हिसाब से निकलेगा, तो कितना निकला 2909। चलिए ऐसे ही समझिए, आप यहाँ पे आके देखिए तो जनरली आपको यही दे रखा होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला कि मेरा 22,000 का इनपुट है नीचे, 22,000 उससे क्या निकल के आया 20 निकल के आया। अब देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने अगर बोला कि 22 है तो उसके सिमिलर क्या है, ये 23 है, तो मुझे पता है कि अगर मैंने नीचे 22 लिखा है तो मैंने इनपुट नीचे लिखा है, क्या लिखा है इनपुट, तो ऊपर भी क्या आएगा इनपुट ही आएगा। अब इनपुट किससे लिंक करना है आपको 23 से लिंक करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड यील्ड भी किससे रिलेटेड निकलेगा, कि स्टैंडर्ड यील्ड, आप देखिए खुद सोचिए कि अगर मैं स्टैंडर्ड इनपुट बोल रहा हूँ जो कि एक्चुअल आउटपुट पे है, तो इसी तरीके से मैं स्टैंडर्ड यील्ड मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट जो बोल रहा हूँ वो किस पे है, एक्चुअल इनपुट पे है, ऐसे रिवर्स है। तो जब स्टैंडर्ड इनपुट किसके बेसिस पे, एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे, तो वैसे ही मैंने देखो ये स्टैंडर्ड इनपुट एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे, वैसे ही मैंने क्या बोला कि जो ये स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब यील्ड है वो एक्चुअल इनपुट के बेसिस पे, तो तभी आप याद रखना कि यहाँ पे इनपुट तो यहाँ पे भी इनपुट, तो 22 पे 20 निकल के आ रहा है, तो उसी तरीके से 23,000 के इनपुट पे आपका आउटपुट कितना होगा 20909, ये निकल के आएगा। अब आप देख लेना जो भी गैप होगा, और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट मैंने आपको बता दी थी, देखिए ये पर्टिकुलर 8 लाख अपन 20। और एक और चीज़, अगर आप क्या करोगे फॉर्मूला देखोगे तो मैंने यहाँ पे कवर कर रखा है, ये रहा। ठीक है, आप बोल सकते हो कि फॉर्मूला नहीं दे रखा सर, ये रहा। ठीक, देखिए यहाँ पे आप स्टैंडर्ड मिक्स की बात करते हो तो आप रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स की बात कर सकते हो, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स ये भी बोल सकते हो। और एक और चीज़ आपको मैं एक और लॉजिक बता देता हूँ, अगर आप सिर्फ छोटे पार्ट के हिसाब से भी देखना चाहते हो कि स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या आती है, तो आप क्या करना, इसको मल्टीप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई करना, एक बार करके देखना आप, और डिवाइड बाय क्या करना 1000 kg करके देख लेना, 1000 ये आउटपुट करके देख लेना, मैं यूनिट मान के चलता हूँ कि 1000 यूनिट निकली हुई है, तो आप जैसे ही करके देखोगे तो ₹40 पर यूनिट निकल के आ जाएगी, करके देखिए आपको आ जाएगा, क्योंकि देखिए 450 इंटू 20 करके देखिए तो कितना आएगा 9000 आएगा, 400 इंटू 40 करके देखोगे तो कितना आएगा 16,000 आएगा, तो 16 + 9 25 हो गए, फिर 250 इंटू 60 करके देखोगे तो 15 आएगा, 250 इंटू 16, तो ये कितना हो गया अपना 16 9 25, हाँ तो ये आ गया 40,000 रुपीज़, ये सारा मिला के कितना हो गया 40,000 रुपीज़ आ गया, देखो आ गया ना सेम। और डिवाइड बाय 1000 करके देखिए तो क्या आएगा 40 रुपीज़ पर यूनिट निकल के आ जाएगा, क्योंकि देखिए मेरे को लॉजिक पता है कि ये उसका छोटा पार्ट है और ये क्या है जो पूरे के पूरे आउटपुट से रिलेटेड है, तो उसको हमने इसलिए कन्वर्ट किया, तो ये याद रखना। और एक और चीज़ ये गलती मत करना कि जब भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक्चुअल आउटपुट जो निकला है वो 20,000 निकला है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग यही गलती करते हैं 450 अपॉन 1100 कर लेते हैं, ऐसे नहीं करना, 450 अपॉन 1000 तो 20 पे कितना होगा,
क्योंकि आउटपुट के नीचे आउटपुट, जबकि 1100 क्या है, इनपुट है, याद रखना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि 1000 के स्टैंडर्ड पे 450 है, तो 20,000 के एक्चुअल आउटपुट पे कितना होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो इस तरीके से लॉजिक लगाइए, तब जाके आपका 22 आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड यील्ड के लिए बोल दिया कि 22 पे 20 है, सिंपल बात। ठीक है, या ये याद रख लीजिए कि ऊपर कम ही आएगा। कम क्यों आएगा, क्योंकि लॉस का पार्ट होता है, तो सीधी सी बात है, यहाँ इनपुट आएगा, यहाँ आउटपुट आएगा। तो इधर जो आएगा वो इनपुट कितना आएगा कि 23,000 के एक्चुअल इनपुट पे क्या स्टैंडर्ड यील्ड निकल के आएगी, तो 20909 निकल के आएगी। मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छे ढंग से बताया है, क्योंकि ये पर्टिकुलर कोई आपको बताता भी नहीं ढंग से, और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है आपको। तो मेरे हिसाब से कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 909 को मल्टीप्लाई करोगे 909 को 40 से, तो 36360 आ रहा है। अब देखिए ऊपर देखना, अपना जो आंसर आ रहा है ना सब यूजेस का, ये रहा। तो ये क्या आ रहा है 36364, तो वो क्यों, राउंड ऑफ की वजह से। आप देख सकते हो कि अगर मैं ना और राउंड ऑफ करता ना तो और डिफरेंस आता, कम से कम 40-50 रुपये का डिफरेंस भी आ सकता है, 100 का भी आ सकता है, तो वो गैप आ जाता। अब देखिए मैंने नीचे सॉल्व करके बता दिया, इस तरीके से आपका निकल के आता है। एक और मैं आपको बता देता हूँ इलस्ट्रेशन। देखिए आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मान के चलिए कि जैसे इलस्ट्रेशन 2 बोलता है, फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट द मेटल स्टैंडर्ड इज मेटल एक्स 6 kg एट ₹8 पर kg, मेटल वाई 4 kg एट ₹10। अब देखिए ये स्टैंडर्ड है एक यूनिट बनाने के लिए, ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्या लगता है, इनपुट लगता है। एक आउटपुट बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए आपने रियल में कितनी बनाई, 1000। तो मैंने क्या बताया, जो स्टैंडर्ड इनपुट है वो 6 kg पर यूनिट है। क्या है, 6 kg पर यूनिट है एक्स का, और वाई का कितना है, 4 kg पर यूनिट। तो आपको पता है कि आपको एक्चुअल के हिसाब से निकालना पड़ता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो 1000 यूनिट पे कितना होगा, 6000। समझ गए, देखिए ये रहा। और 4 kg के हिसाब से कितना होगा, 4000। तो आप इनटू करेंगे तो क्या आएगी, आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट निकल के आ जाएगी। और ये जो जनरली आपको दे रखा है, ये क्या दे रखा है, एक्चुअल कंजम्पशन, तो ये एक्चुअल क्वांटिटी का पार्ट आपको दे रखा है। तो आपको पता है कि अब इस केस में आप चाहे देख लेना, आपका अलग अलग आ रहा है कि ये 6 + 4 10,000 आ रहा है, और ये देखिए 5 + 4 9, ये 99, ये आ गया 10,700। कितना आ गया, 10,700 का पार्ट आ गया। ये आ रहा है ना, हाँ 10,700, और ये आ रहा है 10,000। अब ये थोड़ी बोलोगे सर ये तो अलग हो गया, आपने बोला था कि एक्चुअल को इसके हिसाब से कंपेयर करो। देखिए जब लॉस का पार्ट आता है तब करना पड़ता है, क्या आता है, लॉस का पार्ट। और इनपुट से इनपुट का देखोगे, ये इनपुट है और ये भी इनपुट है, कि ये जनरली क्या बोल रहा है, हमारा एक्चुअल क्वांटिटी इतना लग रहा है और एक्चुअल इतना लग रहा है। जैसे उसके बाद लॉस लेस होता है तो वो आउटपुट निकल के आता है, ये रखना। तो इनपुट चाहे अलग हो चाहे इक्वल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये फ़र्क पड़ता है कि जब भी आप सॉल्व करते हो तो आपका क्या होता है, उस प्रपोर्शन में आ गया। कभी कभी आप ऐसे भी देखते हो, मैं आपको ये बताऊं, चलो मान के चलो कि ये आपका क्या था, ये 10,000 था मान के चलो, तो ये आपका 23 था। ठीक है, ये 3 मान लो, चलो ये 20 आ गया था आपका, तो ये तो आपका सेम था। लेकिन ये आपका इस बार सेम था 23। मैंने बोला सेम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सेम था तो उससे क्या आएगा, आप क्या बोलोगे कि सर 23,000 था इंटू 10/23। पहले 9/22 के प्रोपोर्शन में बट रहा था, और 8/22 और 5/22 ऐसे बट रहा था। अब 10/23, 8/23 और 5/23 ऐसे बटेगा। अब देखिए जैसे ये बटेगा तो 1000 इंटू 10 10,000 हो जाएगा, फिर 8000 हो जाएगा, फिर 5000 हो जाएगा, 10 8 5। तो आप देख सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी के सेम ही बट रहा है। तो जब भी आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी यानी इनपुट सेम होता है, तो इस केस में जो भी आपका अमाउंट आता है, यानी जो भी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आता है, वो हमेशा स्टैंडर्ड क्वांटिटी के इक्वली आता है, हर मटेरियल के इक्वली आता है। क्योंकि आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी का जो प्रपोर्शन लिया वो भी इक्वल था, 10/23 यानी 23,000 था। समझ गए, 8/23, तो इसका मतलब यहाँ 8,000 ही आएगा, यहाँ 5,000 ही आएगा। ये पर्टिकुलर पार्ट बोलता है। तो बस ये लॉजिक लगाना और कुछ ज़्यादा नहीं लगाना, फालतू का है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा, और भी आपको मैं पर्टिकुलर बताते रहूँगा लेबर से रिलेटेड। पर अब क्या करते हैं, अपन थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि इसमें क्या बोल रहा है, और आपका पार्ट पूरा एंड मेटल से रिलेटेड, तो इतना टिपिकल नहीं था। ठीक, अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि मेटल कॉस्ट वेरिएंस में सबसे पहले इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मेटेरियल स्पेसिफाइड फॉर द आउटपुट अचीव्ड। तो देखिए बोल रहा है ना कि डायरेक्ट मेटेरियल जो कि किसके लिए स्पेसिफाइड है, जो आउटपुट आप अचीव करोगे, मतलब कितना इनपुट आपने लगाया जो कि आउटपुट से रिलेटेड है, एंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मेटेरियल यूज। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो भी होती है वो जनरली क्या होती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी से लिंक, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो होता है वो एक्चुअल आउटपुट से रिलेटेड होता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब SQ इंटू SP,
और SQ जो होता है वो एक्चुअल आउटपुट के लिए होता है, समझ गए। और एक्चुअल कॉस्ट में जो एक्चुअल क्वांटिटी होती है वो कंज्यूम होती है। कंज्यूम का मतलब क्या हो गया कि हमने ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक की बात की है। तो देखिए कभी कभी इसमें क्वेश्चन भी आता है कि आप फीफो बेसिस पे अकाउंट कर रहे हो, आपका है ना ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करके आपने एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम निकाल ली। मान लो आपने 1900 यूनिट निकाली, क्या निकाली, 1900 यूनिट निकाल ली। अब आपको क्वेश्चन में ये भी बोल रखा है कि आपने जैसे कंज्यूम किया था तो आपने 500 यूनिट कंज्यूम करा है, किसके हिसाब से, 10 रुपीज़ के हिसाब से एक्चुअल प्राइस, ठीक है। और आपने उसके बाद की जैसे 2500 यूनिट कंज्यूम की है, वो किसके हिसाब से, जो भी दे रखा है 12 के हिसाब से। तो आपको पता है कि आपने जो एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम की है या जो भी दे रखा है, देखो मेरे को पता नहीं कि क्या, मैं तो एग्जांपल के फॉर्म में बता रहा हूँ ऐसे ही। तो 500 इंटू 10, और आपको पता है कि बाकी 1400 आपने कंज्यूम किया इस बार, तो 1400 इंटू 12, 500 इंटू 10, 1400 इंटू 12। मैं देखिए क्लोजिंग स्टॉक नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि साल के दौरान कितना कंज्यूम किया है, मतलब कितना इशू किया है, कितना यूज़ किया है। तो यूज़ करने के बेसिस पे आप क्या बोलोगे, 500 इंटू 10, क्योंकि फीफो में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले गया, जो पहले गया वो इशूड है, मतलब कंज्यूम्ड है, कितना यूज़ किया गया है। मैं क्लोजिंग स्टॉक नहीं बोल रहा, क्लोजिंग स्टॉक में तो फीफो में क्या होता है कि जो वैल्यू होता है वो किसके बेसिस पे होता है, लास्ट में जो स्टॉक बचा उसके बेसिस पे वैल्यू होता है फीफो में, ठीक है। लेकिन जो यूज्ड होता है उसमें इशूड होता है, वो किसके बेसिस पे होगा, पहले आया पहले गया, तो उसके बेसिस पे पहली रेट क्या थी, ये थी, फिर उसके बाद वाली रेट क्या थी, ये थी 12 रुपीज़ के हिसाब से। तो 1900 क्लोजिंग स्टॉक बचा था, क्लोजिंग स्टॉक नहीं सॉरी, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम की थी, तो 500 इंटू 10 करेंगे और 1400 इंटू 12 करेंगे। ऐसे जनरली हम कंज्यूम का पार्ट निकाल लेंगे, कभी कभी आ जाता है। अब देखिए आपको मेटल प्राइस बोल रखा है, इसमें क्या बोल रहा है, इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मतलब पहला वाला MCV, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड प्राइस स्पेसिफाइड एंड द एक्चुअल प्राइस पेड फॉर द डायरेक्ट मेटेरियल यूज। मैंने आपको बार बार बोला कि एक्चुअल प्राइस पेड फॉर डायरेक्ट मेटेरियल यूज मतलब एक्चुअल क्वांटिटी कितनी कंज्यूम करी और उस पर कितनी एक्चुअल प्राइस दी। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि 500 इंटू 10 रुपीज़ आपने दिए और 1400 जो कंज्यूम किए थे उसके आपने 12 रुपीज़ दिए। तो ये एक तरीके से क्या एक्चुअल प्राइस पेड के पार्ट को डिनोट कर रहा है, ठीक है, जो कि आपने डायरेक्ट मटेरियल यूज़ किया है उसके लिए, तो तभी यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी आती है। दिस इज़ एन इनकरिंग वेरिएंस, याद रखना। अब ये भी याद रखना कि ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि अगर आपकी स्टैंडर्ड प्राइस 10 रुपीज़ है और अगर आपने यहाँ पे 12 रुपीज़ दिखा दिया, तो इसका मतलब क्या है, आप 2 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हो जो भी एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हो। तो दिस रिफ्लेक्ट द एक्स्ट्रा प्राइस पेड ऑन द यूनिट परचेज। सीधी सी बात है, एडवर्स इंपैक्ट बता सकता है। अगर फेवरेबल बताया तो कब बताएगा, जब सीधी सी बात है कि स्टैंडर्ड प्राइस 10 है और एक्चुअल प्राइस 9 रुपीज़ दे रखी है, तो सीधी सी बात फेवरेबल पार्ट आएगा। लेकिन अगर आपका ज़्यादा पार्ट आ रहा है तो वो क्या बताएगा कि आपने एक्स्ट्रा प्राइस पे किया। ये याद रखना कि ये बोल रहा है कि जब भी क्या कर रहे हैं हम कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं तो हम स्टैंडर्ड कंजम्पशन जो भी यूनिट का है उसको नहीं देख रहे हैं, हम एक्चुअल क्वांटिटी के पार्ट को देख रहे हैं। तो वाइल मेकिंग द कैलकुलेशन स्टैंडर्ड कंजम्पशन ऑफ यूनिट शुड नॉट बी गिवन एनी कंसीडरेशन, मतलब उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और एक्चुअल क्वांटिटी की तरफ ध्यान देते हैं। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला, सारा का सारा लिंक है। आप थ्योरेटिकल अगर आपने क्वेश्चन देखे ढंग से तो थ्योरेटिकल भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। देखिए अब ये बोल रहा है कि मेटल प्राइस वेरिएंस के रीजन क्या है, तो आप लॉजिक लगाओ। प्राइस वेरिएंस बोल रहा है तो यहाँ पे जनरली किसकी बात करेगा, क्वांटिटी की बात नहीं करेगा, यूजेस नहीं है, यहाँ प्राइस की बात करेगा। तो प्राइस देखिए, आप सोचो कि आपने जो स्टैंडर्ड प्राइस सोची कि 10 रुपीज़ होगी, तो एक्चुअल प्राइस 12 रुपीज़ क्यों हो गई। यानी जनरली जब भी हम रीजन देख रहे हैं मेटल प्राइस वेरिएंस, मतलब हम स्टैंडर्ड से फ्लक्चुएट कैसे हो गए और ज़्यादा कैसे आ गया। जनरली यहाँ पे एडवर्स इम्पैक्ट ही दिखाएगा कि एडवर्स इम्पैक्ट क्यों हुआ। तो आप सोच सकते हो कि एडवर्स इम्पैक्ट वेरिएंस का क्यों हो सकता है। आपने सोचा कि यार स्टैंडर्ड प्राइस, जब भी हम सामने वाले सप्लायर से गुड्स खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, जैसे मैंने बोल दिया फर्नीचर का काम है, तो आप जो लकड़ी खरीद रहे हो यानी वुड खरीद रहे हो, तो सामने वाले सप्लायर से खरीदा, पहले वो आपको डिस्काउंट देता था। जब भी आपने स्टैंडर्ड सेट किया तो आपको बताया कि वो डिस्काउंट आपको मिल रहा था, तो उस हिसाब से आपने सोचा कि ये 10 रुपीज़ प्राइस होगी क्योंकि डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन जब आप सामने खरीदने गए, यानी 3-4 महीने बाद या मान लो कि 10 दिन बाद स्टैंडर्ड सेट करने के बाद, तो उसने प्राइस महंगी कर दी, उसने डिस्काउंट नहीं दिया, ऐसे हो सकता है। तो मार्केट प्राइस क्या हो गई, एक तरीके से मटेरियल की चेंज हो गई, ये बोल रहा है। सामने वाले ने हमें डिस्काउंट नहीं दिया, हमें जल्दीबाजी में क्या करना पड़ा, ऑर्डर लेना पड़ा, या हमें जल्दीबाजी में क्या करना पड़ा, क्योंकि हमें फिनिश गुड्स बनाना है, किसी ने हमें ऑर्डर दिया हुआ है, हमें उसको कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है, तो हमने किसी भी सप्लायर से खरीद लिया, तो हमने कॉस्टली खरीद लिया, ठीक है। तो ये जनरली देखिए किस केस में होता है, आपको पता है कि आपको जल्दी ऑर्डर देना है सामने वाले को, सेल्स ऑर्डर देना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, फिनिश गुड्स बनाना है, उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए आपने क्या कर दिया, हायर प्राइसेस दे दी। तो ऐसे बहुत सारे रीजन दे रखे हैं कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से होता है, वो सारा पार्ट इसमें दे रखा है, तो इसमें कोई रटना नहीं है।
एक बार पढ़ लीजिए, माइंड में छप जाता है ये, और कुछ नहीं है। जैसे देखो, चेंजेज इन मार्केट प्राइस ऑफ मेटल यूज, ये बोल दिया। चेंजेज इन क्वांटिटी ऑफ परचेज और अनइकोनॉमिकल साइज ऑफ परचेज और रिजल्टिंग इन डिफरेंट प्राइस। अब देखिए, आपको पता है कि अगर आप पहले बल्क में खरीदते थे, अब आपने क्या कर दिया, अपना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का पार्ट चेंज कर दिया, या आपने एक तरीके से अनइकोनॉमिकल साइज़ खरीदने लग गए। तो जैसे आपको पता है कि पहले आप 1000 kg रॉ मटेरियल खरीदते थे एक बार में, लेकिन अब आप 500 kg खरीद रहे हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि सामने वाला क्या पता आपको डिस्काउंट न दे, सामने वाला क्या पता आपने क्वांटिटी चेंज कर दी, कम खरीद ली, तो प्राइसेस क्या रख रहा हो, हायर रख रहा हो, क्योंकि उसने अपनी लिस्ट प्राइस बता रखी है और बोल रखा है कि अगर आप मुझसे 0 से लेकर 600 kg का खरीदोगे तो मैं 20 रुपीज़ रखूँगा प्राइस, और अगर 600 से लेकर 1200 kg खरीदोगे तो मैं प्राइस क्या रखूँगा, 18 रखूँगा। तो पहले तो आप 1000 kg खरीदते थे, आपकी 18 रुपीज़ लगती थी, लेकिन अब आपकी 20 रुपीज़ लगने लग गई, ऐसा होने लग गया। तो इस केस में आपका डिफरेंस आ सकता है वेरिएंस में। तो जो आपने स्टैंडर्ड सोचा और जब आपने बाद में एक्चुअल किया तो इसलिए डिफरेंस आ गया। फेलर टू ऑब्टेन कैश एंड और ट्रेड डिस्काउंट विच आर प्रोवाइडेड वाइल सेटिंग स्टैंडर्ड। तो देखिए, बोला ना, कैश डिस्काउंट नहीं मिला, ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिला, तो जब आपने स्टैंडर्ड सेट किया तब तो सही था, लेकिन उसके बाद आपको जब भी एक्चुअल पार्ट में आप गए, एक्चुअल लेने गए खरीदने, तो आपको हायर प्राइस पे मिला, आपको ट्रेड डिस्काउंट भी नहीं मिला, कैश डिस्काउंट भी नहीं मिला। रश ऑर्डर टू मीट शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, आपकी सप्लाई की शॉर्टेज है, उसको मीट करने के लिए, यही बताया था मैंने। फेलर टू टेक एडवांटेज ऑफ ऑफ सीजन प्राइस और फेलर टू परचेज व्हेन प्राइस इज चीपर। तो ये बोल रहा है कि जब ऑफ सीजन प्राइस थी उस वक्त आप एडवांटेज नहीं ले पाए, आप पर्टिकुलर गुड्स को परचेज नहीं कर पाए, और जब सीजन हो गया तब आप खरीद रहे हो तो आपको कॉस्टली ही मिल रहा है। तो ये बोला जब प्राइस चीपर थी आप नहीं परचेज कर पाए, या आपको अवेलेबल नहीं हो पाया, आप लेट थे। एमरजेंसी परचेज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन सेल्स मैनेजर रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उस केस में परचेज मैनेजर क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल को खरीदना उसको पड़ ही रहा है इमरजेंसी में, क्योंकि इन्होंने रिक्वेस्ट की है। चेंजेस इन इशू प्राइस ड्यू टू डिफरेंस इन चेंजेस रिलेटेड टू स्टोर कीपिंग, मेटेरियल हैंडलिंग, कैरीज इनवर्ड एक्सपेंसेस एटसेट्रा। देखो, सीधी सी बात है, अगर आपको पता है कि आप अपने इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी को चेंज कर रहे हो, जैसे मैंने बोला 1000 kg की जगह 500 kg कर रहे हो, तो क्या पता पहले आपके पास बड़ा गोडाउन था लेकिन उसका रेंट ज़्यादा लगने लग गया, तो आपने क्या सोचा कि अब क्या करते हैं, कम ही खरीदते हैं, क्योंकि हमने गोडाउन शिफ्ट कर दिया और छोटा गोडाउन हो गया है। लेकिन क्या होगा उससे, देखिए कि अगर आप एक चीज़ को 2 बार मंगाते हो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी लगती है। जैसे आप क्या करते हो, टी शर्ट मंगाते हो एक, अगर उसको अलग अलग मंगाओगे तो आपको पता है कि क्या पता उसके डिलीवरी चार्जेस भी लगेंगे, लेकिन अगर आपने दोनों टी शर्ट एक साथ मंगा दी तो क्या पता वो फ्री भी हो जाए। तो वैसे ही बिजनेस में भी होता है, आप मान के चलिए कि बल्क में मंगाओगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम लगेगी, लेकिन अगर आप एक एक करके मंगाओगे और लॉट में कम मंगाते रहोगे तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी, ठीक है। चाहे आपका गोडाउन का इतना रेंट नहीं लगेगा लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा लग जाए। तो स्टोर कीपिंग से रिलेटेड चेंज कर लिए, मेटेरियल हैंडलिंग से रिलेटेड चेंज कर दिए, कैरीज इनवर्ड एक्सपेंसेस, ये सारे आपके चेंज हो गए, क्या पता वो ज़्यादा लगने लग गए। इसी तरीके से टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ का पार्ट, इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो भी है हम बोल सकते हैं, एक्साइज ड्यूटी पहले बोलते थे, अब जीएसटी वीएसटी बोलो, वो सारा पार्ट आपका ज़्यादा लगने लग गया हो। चेंज इन क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन ऑफ मेटेरियल परचेज, यूज़ ऑफ सब्सटीट्यूट मेटेरियल हैविंग ए हायर और लोअर यूनिट प्राइस, ठीक है। तो उस केस में क्या बोल दिया कि आप सब्स्टिट्यूट मेटेरियल यूज़ कर रहे हो। अब देखिए, फेवरेबल की बात करोगे तो कहने का मतलब लोअर यूनिट प्राइस है, और अगर है ना एडवर्स की बात करोगे तो मतलब आपको हायर प्राइस पे मिल रहा है जो भी सब्स्टिट्यूट मटेरियल मिल रहा है। चेंज इन द पैटर्न और अमाउंट ऑफ टैक्सेज एंड ड्यूटी, तो वो चेंज हो गया, उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ता है। ये तो यहाँ पे देख लिया आपने, ठीक। अब बोल रहा है द मेटल प्राइस वेरिएंस इज जनरली द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परचेज मैनेजर, हाउर द वेरिएंस में बी अल्टीमेटली ट्रेसेबल टू द फैक्टर्स बियॉन्ड हिज कंट्रोल लाइक चेंजेज इन द मार्केट प्राइस। देखिए, यानी कहने का मतलब जहाँ पे पर्सन है ना, जो परचेज मैनेजर, उसके पास तो इंटेलेक्चुअल इतनी नॉलेज है, उसके पास एक्सपीरियंस भी है, तो अगर इंटरनल कोई कंडीशन चेंज हो रही है तो उसको तो वो क्या कर सकता है, आपस में डिस्कस करके सही भी कर सकता है। लेकिन मार्केट प्राइस को जो भी चेंजेज हो रही है उसको वो नहीं रोक सकता, क्योंकि वो मार्केट की सप्लाई और डिमांड की फोर्स के थ्रू हो रही है, तो उसका तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो एक्सटर्नल फैक्टर है। तो तब उस केस में क्या करेगा, वेरियंस तो आएगा ही आएगा, ये बोल रहा है, ठीक है। यानी जो स्टैंडर्ड सेट किया वो एक्चुअल के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। अब देखिए, मेटेरियल यूजेज या क्वांटिटी वेरिएंस की बात कर रहा है, तो जनरली इसमें किसकी बात करेगा, क्वांटिटी की बात करेगा, और साथ में स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा होगा। तो यहाँ पे यही बोल रखा है, इट इज़ अ डेविएशन कॉज्ड बाय स्टैंडर्ड ड्यू टू द डिफरेंस इन क्वांटिटी यूज्ड। तो ड्यू टू द डिफरेंस इन क्वांटिटी यूज्ड, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने सोची कि हम कितना यूज़ करेंगे, 5000 kg यूज़ करेंगे, पर्टिकुलर जो भी एक्चुअल आउटपुट बनाना चाहते हैं उसके लिए, कि हम कितना बनाना चाहते हैं, 15000 यूनिट बनाना चाहते हैं, उसके लिए 5000 kg मेटल यूज़ करना चाहते हैं स्टैंडर्ड। लेकिन हमने कितना यूज़ करा, 6000 यूज़ करा, तो हमने ज़्यादा यूज़ करा। ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसके प्राइस भी क्या लगेंगे,
ज़्यादा लगेंगे। पर जनरली जो ये यूजेस होता है वो किसके हिसाब से होता है, स्टैंडर्ड प्राइस के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है इट इज़ कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी यूज बाय द स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है। दस मेटल यूजेस वेरिएंस इज दैट पोर्शन ऑफ द डायरेक्ट मेटल कॉस्ट वेरिएंस विच इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्पेसिफाइड फॉर द प्रोडक्शन अचीव्ड वेदर कंप्लीटेड और नॉट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्पेसिफाइड फॉर द प्रोडक्शन अचीव्ड वेदर कंप्लीटेड और नॉट, मतलब प्रोडक्शन जो आप अचीव कर रहे हो चाहे वो अभी वर्क इन प्रोग्रेस में भी है यानी पूरा नहीं हुआ, तब भी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्पेसिफाई की गई है एंड एक्चुअल क्वांटिटी जो यूज़ की गई है बोथ वैल्यूड एट स्टैंडर्ड प्राइस। तो मतलब आप चाहे ये देखो चाहे ये देखो, बस हल्का सा फर्क ये आ गया मीनिंग में, चाहे वो कंप्लीट हुई हो चाहे नहीं हुई हो। ठीक। अब मेटेरियल यूजेस वेरिएंस जो जनरली वो किससे रिलेटेड होगा, क्वांटिटी से रिलेटेड होगा। ठीक। तो यहाँ पे आपकी स्टैंडर्ड प्राइस आपने सेट कर ली और हमें डिफरेंस जो देखना है वेरिएंस का वो किससे रिलेटेड देखना है, हमें क्वांटिटी से रिलेटेड देखना है। देखिए जब हम क्वांटिटी की बात करते हो तो स्टैंडर्ड क्यों, क्योंकि अगर हम एक्चुअल का पार्ट ले लेंगे तो एक्चुअल में भी डिफरेंस हो जाएगा, तो वो डबल इम्पैक्ट आने लग जाएगा। और उस केस में क्या है, जो मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपने सोचा था वो आपका नहीं निकल पाएगा, यानी मेटल प्राइस प्लस मेटेरियल यूजेस वेरिएंस जो टोटल करोगे वो सेम नहीं आएगा। तो इसलिए हमें स्टैंडर्ड प्राइस ही लेना पड़ता है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो उस केस में डेविएट तो क्वांटिटी से हो ही गए, और हमने जो स्टैंडर्ड प्राइस देखी उसके हिसाब से सिर्फ क्वांटिटी का डेविएशन देखना है यहाँ पे, तो इसलिए हमने स्टैंडर्ड प्राइस का पार्ट देखा। अगर हम एक्चुअल प्राइस भी देखेंगे तो उस केस में क्या होगा, इसमें भी डेविएशन हो सकता है, क्योंकि हमने 10 रुपीज़ सेट की थी 12 रुपीज़ हो गई, और यहाँ पे हमने एक्चुअल प्राइस 12 रुपीज़ ली हुई है, तो ये भी डेविएशन दिखा रहा है और साथ में क्वांटिटी का भी दिखा रहा है, जबकि हमें सिर्फ किसका देखना है, क्वांटिटी का। इसलिए यहाँ पे हम स्टैंडर्ड प्राइस लेते हैं। समझ गए। तो यहाँ पे ये पार्ट बोल रहा है। देखिए अब आप सोचिए कि खुद मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट अगर आप करते हो और या मान के चलो कि आप ओनर हो, तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो सोचोगे उससे ज़्यादा क्यों लग सकता है, क्योंकि आपने प्रॉपर केयर नहीं की होगी जो भी मटेरियल की है, तो वो ज़्यादा यूज़ हो गया होगा। या हम बोल सकते हैं कि देखिए सामने वाला जो भी पर्सन काम कर रहा है वो जानबूझ के छोटे छोटे माल्स की यानी छोटे छोटे क्वांटिटी जो भी स्टॉक की उसकी चोरी कर रहा है। ठीक। और आपको पता नहीं चल रहा। इसी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि जब भी आप क्वांटिटी का पार्ट यूज़ करते हो तो आपने प्रॉपर क्या कर दिया, स्टैंडर्ड यूज़ नहीं करा, स्टैंडर्ड मिक्स, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने सही नहीं बनाई तो एक्चुअल क्वांटिटी का पार्ट तो आपका डिफरेंस आ ही रहा है। तो ऐसे बहुत सारे इसमें दे रखे हैं। हाँ ये भी बोल सकते हैं, देखिए अगर हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्शन के केस में आपकी इनएफिशिएंसी है, ये हो गया। आप क्वालिटी वाइज गुड्स खरीद नहीं रहे हो, आप इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स खरीद रहे हो, वो सारा पार्ट इसमें बता रखा है। तो यहाँ बोल रखा है द यूजेस वेरिएंस में हैव बीन कॉज बाय वन और मोर ऑफ द अंडर नोटेड फैक्टर्स। इसलिए मैं देखता भी नहीं हूँ, मैंने तो आपको इसलिए बता दिया क्योंकि आप क्या होगे जब भी एग्जाम में देखोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ यार ये तो क्वांटिटी से रिलेटेड है। सीधी सी बात है कि वेरिएंस तो आएगा ही आएगा, गैप तो आएगा ही आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ बोल रहा है लैक ऑफ ड्यू केयर इन द यूज़ ऑफ मटेरियल। तो आपने मेटल का जब भी यूज़ कर रहे हो उसमें आपने सावधानी नहीं बरती, तो आपका क्या पता कुछ ना कुछ मेटल वेस्टेज का पार्ट हो ही गया। मेटल वेस्टेज हो गया तो वो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा, ज़्यादा लगेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी स्टैंडर्ड सोचा उससे ज़्यादा लगा, वेरिएंस आएगा ही आएगा। डिफेक्टिव प्रोडक्शन नेसेसिटेटिंग एडिशनल मटेरियल्स फॉर करेक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी डिफेक्टिव प्रोडक्शन हुआ, आप क्या कर रहे हो, कोई भी पर्टिकुलर गुड्स को यूज़ कर रहे हो, वेस्टेज कर रहे हो मैंने बोला, तो उस केस में आपको और भी एडिशनल मेटल की ज़रूरत होगी करेक्शन के लिए। फिर आपको थर्ड क्या बोल दिया, एबनॉर्मल वेस्टेज थ्रो पिल्फरेज और अदर लॉसेज इन द यूज़ ऑफ मटेरियल। देखिए अगर आप एडिशनल मेटल का एग्जांपल लेना चाहो तो आप क्लोथ का एग्जांपल ले सकते हो कि अगर कोई पर्टिकुलर टेलर कुछ क्लोथ बना रहा है, उसने कुछ शुरू में ही गलती कर दी और उसने क्लोथ को क्या कर दिया, ये मान के चलो कि जो उसको काटना था उससे कम काट दिया, अब उस क्लोथ का यूज़ नहीं हो पाएगा तो वो वेस्टेज है। तो उसको वापस से क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर क्लोथ को उस मीटर के अकॉर्डिंग काटना पड़ेगा, तो उसने जो छोटा क्लोथ काट दिया था वो वेस्टेज हो गया। तो ऐसे करके कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपको मेटल मंगाना पड़ सकता है। फिर आपको बोल दिया कि पर्टिकुलर जो भी पर्सन है वो धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, पिल्फरेज कर रहा है, मतलब चोरी कर रहा है। या एबनॉर्मल लॉसेस और भी हो सकते हैं, आपको पता है, जैसे हमने बताया था कि मेटेरियल ऑयल के केस में क्या बोलते हैं, इवोपरेशन हो जाता है। या आपको पता है कि कुछ चीज़ें जो टूटने वाली होती है तो ब्रेक तो होगा ही होगा, तो वो एबनॉर्मल लॉस के केस में आप कंसीडर कर सकते हो। तो वो रॉ मेटेरियल ख़राब होने वाला है, तो आप बोलोगे कि पर्टिकुलर 5% तो क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस होता ही होता है, तो आप उसको लॉस के फॉर्म में बोल सकते हो। लॉस बाय फायर आ गया, लॉस बाय थ्रेट आ गया, वो तो जनरली कॉमन है। इन एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन ड्यू टू इम्प्रॉपर मेथड और लैक ऑफ नेसेसरी स्किल इन वर्कमैन नेसेसरी स्किल नहीं है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा मेटेरियल यूज़ करेगा, तो एक तरीके से वो वेस्टेज ज़्यादा करेगा। फिर आपको बोल दिया यूज़ ऑफ ए मेटल मिक्स अदर देन स्टैंडर्ड मिक्स। तो जो आपने स्टैंडर्ड मिक्स सोचा था उसकी जगह आप
दूसरा मेटल मिक्स यूज़ कर रहे हो। कहने का मतलब जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए की कितनी यूज़ होगी, बी की कितनी होगी, सी की कितनी होगी, वो आप नहीं कर रहे। जब भी आप एक्चुअल क्या कर रहे हो, उसको मिक्स कर रहे हो, वो अलग कर रहे हो, तो डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे आपको बताया कि ए का 20% यूज़ करना है, बी का 30% और सी का 50%। लेकिन अब आप ए का कितना कर रहे हो, 30% कर रहे हो, बी का 35 कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, और बाकी जो बच गया जैसे 35 वो सी का यूज़ कर रहे हो। तो ये अलग हो गया ना, ये बोल दिया। फिर आपको बोल दिया यील्ड फ्रॉम मेटल इन केस एक्सिस ऑफ और लेस देन दैट प्रोवाइडेड एज द स्टैंडर्ड यील्ड। देखिए अभी मैंने आपको बताया, देखो स्टैंडर्ड यील्ड क्या होता है। अब आपको पता है कि स्टैंडर्ड यील्ड किससे निकलता है, एक्चुअल इनपुट से निकलता है, एक्चुअल क्वांटिटी से, जो हमारे केस में 23,000 से निकला था, अगर आपको ध्यान हो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 22,000 इनपुट है, जिसमें आपका 20,000 क्या निकल के आ रहा था, आउटपुट निकल के आ रहा था स्टैंडर्ड। तो 23 के एक्चुअल इनपुट से स्टैंडर्ड यील्ड क्या निकलता आता है, तो स्टैंडर्ड यील्ड एक तरीके से एक्चुअल इनपुट से लिंक है। तो वैसे ही बोल रहा है कि यील्ड फ्रॉम मटेरियल इन केस एक्सिस ऑफ और लेस देन, तो जो आपका एक्चुअल यील्ड निकला और जो आपने स्टैंडर्ड यील्ड सोचा उसका डिफरेंस आ गया। या तो वो ज़्यादा हो सकता है या वो कम हो सकता है, जो कि जनरली किस में दिखा आपको, मटेरियल यील्ड वेरिएंस में दिखा। आगे आपको दिख भी जाएगा इसका अलग से फॉर्मूला, परचेज ऑफ इन्फीरियर मटेरियल और चेंज इन क्वालिटी ऑफ मटेरियल। ये आ गया आपको, घटिया क्वालिटी का माल खरीद लिया तो उस केस में तो क्या होगा, वो ज़्यादा ही यूज़ हो सकता है, ऐसा हो गया। तो ज़्यादा यूज़ होगा तो उस केस में क्या होगा, एक्चुअल क्वांटिटी आपकी ज़्यादा ही कंज्यूम होगी, जो कि स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, वेरिएंस आएगा ही। रिगिड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन लीडिंग टू मोर रिजेक्शन विच रिक्वायर मोर मेटल फॉर रेक्टिफिकेशन। तो वही टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सही नहीं थी, तो उस केस में क्या हो गया कि पर्टिकुलर मशीनरी में कितना मेटल यूज़ होगा वो पता नहीं है, आपने ज़्यादा मेटल यूज़ कर लिया तो वो वेस्टेज होगा ही होगा। इंस्पेक्शन सही नहीं है, इन्विजिलेटर हम बोल सकते हैं, जो सुपरवाइज़र है वो ढंग से देख रहा नहीं है, तो जो वर्कर है, जो हम बोल सकते हैं कि फॉरमैन के नीचे काम करते हैं, तो फॉरमैन या सुपरवाइज़र अगर ढंग से नहीं देख रहा, असेंबलर करने वाला पर्सन ढंग से नहीं देख रहा, तो जो नीचे काम करने वाले पर्सन है वो तो क्या करेंगे, वेस्टेज करेंगे ही करेंगे। यूज़ ऑफ सब्सटीट्यूट मटेरियल लीडिंग टू पुअर क्वालिटी, आपने जो ओरिजिनल मटेरियल है वो यूज़ नहीं करा, सब्स्टिट्यूट यूज़ कर लिया, तो क्या पता पुअर क्वालिटी आ रही हो। इम्प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ मशीन लीडिंग टू ब्रेक डाउन एंड मोर यूज़ ऑफ मटेरियल, तो आपको पता है कि अगर प्रॉपर यूज़ नहीं होगा मशीन का तो वो ज़्यादा क्या करेगी, कोई भी पर्टिकुलर, देखिए अगर आपको पता है कि प्रिंटर का भी यूज़ करते हो, तो उस केस में आपको पता है कि अगर आप इंक रिफ़िल करते हो और प्रिंटर अगर सही नहीं है, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, उसका मेंटेनेंस नहीं किया हुआ, तो उस केस में आपको पता है कि उसका इंक का यूटिलाइजेशन भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो उस केस में आप क्या बोल सकते हो कि जो आप इनपुट यूज़ कर रहे हो उसका ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है, जो कि पर्टिकुलर यूजेज में आपको बता रहा है। फिर आपको बता रहा है पुअर इंस्पेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का आपने ढंग से इंस्पेक्शन नहीं करा तो आपको पता चला कि उसका तो वेस्टेज हो ही रहा है। ए फेवरेबल वेरिएंसेस में नॉट ऑलवेज बी एडवांटेजेस फॉर द कंसर्न, याद रखना। तो मैंने आपको क्या बताया था, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन दोनों का करना पड़ता है, ये भी याद रखना। ये मत बोलना कि सिर्फ एडवर्स वेरिएंस का ही सामने वाले जो मैनेजर है वो इन्वेस्टिगेट करता है कि इसके रीजन क्या हुए, वो फेवरेबल वेरिएंस को भी इन्वेस्टिगेट करता है कि भाई इतना ज़्यादा जनरली क्यों हो गया, कहीं हमने स्टैंडर्ड तो गलत नहीं बनाया था। फॉर इंस्टेंस सेविंग इन मेटल यूजेज में परहैप्स बी इफेक्टेड बाय रिडक्शन इन वेस्टेज बाय स्लोइंग डाउन द वर्क, बट द रिजल्टिंग इंक्रीज इन द लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट में फार एक्सीड द फेवरेबल मेटल यूजेज वेरिएंस। अब देखिए ये बोल रहा है कि अगर क्वांटिटी के केस में तो फेवरेबल आ रहा है, लेकिन जब आपको प्राइस के केस में पता चला कि जानबूझ के क्या करा, वर्क को स्लो कर दिया था जिससे वेस्टेज ना हो सके। वेस्टेज नहीं होगा तो इससे क्या होगा, आपकी लेबर बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि काम धीरे हो गया तो वर्कर आराम से काम कर रहा है। अब वर्कर को टाइमली बेसिस पे पेड मिल रहा है, अमाउंट मिल रहा है, तो उसको ज़्यादा देना पड़ेगा हमें, लेबर ओवर क्या लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे, तो उस केस में क्या होगा, लेबर वेरिएंस एडवर्स आएगा। ओवरहेड ज़्यादा लगेंगे, जो भी आपके ऑफिस के हैं हम बोल सकते हैं, या हम वर्कर की बात कर रहे हैं तो फैक्ट्री के ओवरहेड ज़्यादा लगेंगे। तो इस केस में बोल रहा है कि वो फेवरेबल की जगह क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर उस केस में एडवर्स दिखने लग जाएगा, किसके केस में, लेबर के केस में, ओवरहेड के केस में, ऐसा। अब आपको दे रखा है मेटल मिक्स वेरिएंस। देखिए अब ये मेटल मिक्स वेरिएंस की जो भी बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जब भी हम मेटल यूजेस की बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि मेटल मिक्स का पार्ट भी आपका आता है। वो कब आता है, जब दो या उससे ज़्यादा मेटल यूज़ कर रहे हो। अगर आप सिंगल मेटल मतलब इनपुट का यूज़ कर रहे हो तो मेटल मिक्स भी नहीं आता और सब यूजेस भी आपका पार्ट जनरली नहीं आता। तो देखिए बोल रहा है वन ऑफ द रीजन फॉर मेटल यूजेस वेरिएंस इज चेंज इन कंपोजिशन ऑफ मेटल मिक्सेस, इट रिजल्ट फ्रॉम ए वेरिएशन इन द मेटल मिक्स यूज इन प्रोडक्शन। मतलब आउटपुट बनाने के लिए आपने ए और बी और सी मेटल यूज़ किया, ए बी सी डी यूज़ करा, ए और बी यूज़ करा, मतलब आप मिनिमम दो मेटल तो यूज़ कर ही रहे हो। इसलिए बोल रहा है कि अगर लार्जर प्रोपोर्शन जो भी मेटल मिक्स की बात कर रहे हैं उसमें एक्सपेंसिव मेटल का यूज़ किया जाएगा, तो उस केस में जो भी स्टैंडर्ड मिक्स हमने सेट किया है
उससे ज़्यादा क्या होगी, हायर कॉस्ट आएगी ही आएगी। कह रहा है देखो, दस इफ़ ए लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ मोर एक्सपेंसिव मेटेरियल यूज्ड देन दैट लेट डाउन इन द स्टैंडर्ड मिक्स, जो भी स्टैंडर्ड मिक्स हमने सेट किया था उससे ज़्यादा हमने एक्सपेंसिव मेटेरियल यूज़ किया, तो मेटेरियल यूजेज विल रिफ्लेक्ट ए हायर कॉस्ट देन दैट स्टैंडर्ड, मतलब जो भी स्टैंडर्ड है उससे ज़्यादा कॉस्ट दिखाएगी। कॉन्ट्रली द यूज ऑफ चीपर मेटेरियल इन लार्ज प्रपोर्शन विल इंडिकेट ए लोअर कॉस्ट ऑफ मेटेरियल यूजेज देन स्टैंडर्ड, तो एक्चुअल में आपको क्या दिखाएगा, लोअर कॉस्ट दिखाएगी, क्योंकि आपने लोअर कॉस्ट ऑफ मेटेरियल का यूज़ किया है, चीपर मेटेरियल का यूज़ किया है। तो ये बोल रहा है कि इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ द मेटेरियल यूजेज वेरियंस विच इज़ ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर ऑफ मेटेरियल। वो तो आपको पता ही है कि ए बी सी मेटेरियल है, उसकी बात कर रहे हो, तो उस केस में आपको पता है कि आप रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बात करते हो और आप किसकी बात करते हो, एक्चुअल क्वांटिटी की बात करते हो। अब देखिए मेरे को कैसे याद है, क्योंकि मुझे एस क्यू और ए क्यू का पार्ट याद है, ठीक है। अब आपको पता है कि एस क्यू और ए क्यू, तो यहाँ पे प्राइस का पार्ट आता है, प्राइस कौन सी आती है, हमेशा एस पी आती है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला याद रखना है। इन अदर वर्ड्स दिस वेरिएंस अराइज ड्यू टू चेंज इन द रेशियो ऑफ एक्चुअल मेटल मिक्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ मेटल मिक्स। देखिए क्या बोल रहा है, ड्यू टू चेंज इन द रेशियो ऑफ एक्चुअल मेटल मिक्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ मेटल मिक्स। तो आपका जो स्टैंडर्ड रेशियो मेटल मिक्स था वो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का पार्ट है, जो कि कैसे निकल के आता है, एक्चुअल क्वांटिटी से निकल के आता है। इट इज़ कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स एंड स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ एक्चुअल मिक्स। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स और स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ एक्चुअल मिक्स, क्योंकि आप ऐसे ही बोल सकते हो एस पी इंटू आर एस क्यू, ठीक है, माइनस एस पी इंटू ए क्यू, ऐसे भी तो बोल सकते हो, क्योंकि ये नॉर्मल सबको पता है, क्योंकि ये कॉमन हो जाता है इसलिए बाहर निकल के आ गया, ऐसे ही बोल सकते हो, ठीक। जो कि आप यूजेस के केस में भी बोल सकते थे एस पी इंटू एस क्यू, ठीक, माइनस एस पी इंटू ए क्यू, ऐसे भी बोल सकते थे। तो वो आप उसमें भी बोल सकते हो और मेटल मिक्स में भी बोल सकते हो। मेटल मिक्स में सिर्फ रिवाइज स्टैंडर्ड आ जाता है। आपको एक नॉर्मल एग्जांपल जानबूझ के समझाने के लिए बोल दिया कि मान के चलो कि एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए स्टैंडर्ड मेटल 6 kg का यूज़ किया जाता है, मेटल ए का, जो कि 5 रुपीज़ पर केजी उसकी प्राइस है, ठीक है, और 4 kg मेटल बी का यूज़ किया जाता है जिसकी प्राइस है 6 रुपीज़ पर केजी। ये दे दिया 30 रुपीज़ और 24 54 आ गया। वैसे ही आपको बोल दिया एक्चुअल क्वांटिटी जो यूज़ की गई है वो 5 kg ए की और 5 kg बी की यूज़ की गई है, और इनकी प्राइसेज जो दे रखी है वो क्या दे रखी है आपको, 5 रुपीज़ और 6 रुपीज़ दे रखी है। द टोटल क्वांटिटी यूज्ड इज स्टिल 10 kg बट द मेटेरियल कॉस्ट विल इंक्रीज एज शोन बिलो। या ऐसे सोचिए कि अगर आप बोलोगे कि ये आपने स्टैंडर्ड सेट किया, ये स्टैंडर्ड सेट किया, ये एक्चुअल यूज़ की गई, अब अगर उसको मल्टीप्लाई करोगे स्टैंडर्ड प्राइस से, क्योंकि आप क्या देख रहे हो, मेटेरियल मिक्स वेरिएंस की बात कर रहे हो, तो आपने फॉर्मूला क्या लगाया, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू आर एस क्यू माइनस ए क्यू। तो आपको पता है कि आर एस क्यू मान के चलो ये है 6 और 4 kg, और ए क्यू क्या है, ये है 5 kg 5 kg। मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, स्टैंडर्ड प्राइस से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि आपका 6 kg और 4 kg, एक जगह आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 54 आ रही है, और एक जगह कितनी आ रही है, 55 आ रही है। तो क्वांटिटी तो आपने टोटल मिला के 10 kg यूज़ किया है, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, लेकिन यहाँ पे चेंज आ गया, यानी आपकी एक्चुअल कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये बोल रहा है ड्यू टू चेंज इन रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ टू मटेरियल। तो पहले प्रोपोर्शन क्या था, 3:2 था, अब एक्चुअल में क्या हो गया, 1:1। तो ये यही बताना चाहता है कि अगर आपने जो पहले प्रोपोर्शन सेट किया है अगर वो यूज़ नहीं करते तो उसकी वजह से आपकी एक्चुअल कॉस्ट में भी चेंज होना स्वाभाविक है। द टोटल कॉस्ट हैज़ राइजन, दिस इज़ द नेचर ऑफ मिक्स वेरिएंस। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग स्टैंडर्ड मिक्स, जो कि रिवाइज की बात करता है, यार ना, रिवाइज किससे आता है, एक्चुअल क्वांटिटी से आता है, एट स्टैंडर्ड प्राइसेस एंड एक्चुअल मिक्स एट स्टैंडर्ड प्राइसेस। तो देखिए ये स्टैंडर्ड प्राइस पे और ये भी स्टैंडर्ड प्राइस पे, ये रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स दे रखा है, ठीक है, एट स्टैंडर्ड प्राइसेस, और ये एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड प्राइसेस। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, आप देख लेना, ठीक है। मेटेरियल सब यूजेस की बात कर रहे हैं, सब यूजेस में जनरली किसकी बात करता है, आपके रिवर्स की बात करता है। ये बोल रहा है दिस वेरिएंस विल अराइज इफ द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर फुलफिल्ड। अब देखिए मैंने आपको पहली कंडीशन तो बता दी कि 2 या उससे ज़्यादा मेटेरियल यूज़ कर रहे हो, तो बोल दिया मोर देन 1 टाइप ऑफ मेटेरियल यूज्ड, ए और बी, ए बी सी, जनरली ऐसे हो गया। प्राइस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल इज डिफरेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल की प्राइसेस क्या दे रखी है आपको, डिफरेंट दे रखी है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन टोटल स्टैंडर्ड इनपुट एंड टोटल एक्चुअल इनपुट। ये बोल रहा है कि जो टोटल स्टैंडर्ड इनपुट है और टोटल एक्चुअल इनपुट है उसमें डिफरेंस है, तो उस केस में आपको रिवाइज तो निकालना ही पड़ेगा। देखिए अगर क्या होता है कि अगर मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में बताया था एक पार्ट, एक मिनट, अब टाइम जो आपको लगा रहा हूँ तो थोड़ा सा बताऊँ तो सही।
देखिए आप देख सकते हो स्टैंडर्ड इनपुट दिख रहा है और एक्चुअल इनपुट दिख रहा है, दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि मैंने अगर बोला कि ये 23 होता और ये 10,000 होता, तो अगर आप जो रिवाइस निकालते, जो कि एक्चुअल इनपुट के हिसाब से निकलता है, 23 यहाँ पे आता है और किस प्रपोर्शन में बढ़ता है, 10/23, 8/23, 5। तो 10,000 सेम आता, 8,000 सेम आता, 5,000 सेम आता। लेकिन जहाँ पे डिफरेंस का पार्ट दे रखा है, तो आप देख सकते हो कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इससे थोड़ी अलग आई है, अलग आई है, अलग आई है, 23। क्योंकि आपको पता है कि ये 22 है और ये 23 है। इस तरीके से देखिए सारा का सारा पार्ट आप एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, आपको कुछ ना कुछ पॉइंट तो समझ में आएंगे ही आएंगे। तो ये बोल रहा है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टोटल स्टैंडर्ड इनपुट एंड टोटल एक्चुअल इनपुट। दिस वेरिएंस कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। तो किसने बताया, सीमा, वही चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स इंग्लैंड, उनके अकॉर्डिंग क्या बोल रखा है, इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ मेटल यूजेस वेरिएंस विच अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो देख सकते हो, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस से करेंगे। एमएमवी में क्या करते हैं, RSQ लेते हैं और यहाँ पे AQ करते हैं, तो SQ माइनस AQ से ही निकल के आया जो कि मेटेरियल यूजेस का ही पार्ट है। इसमें क्या करेंगे, SQ माइनस RSQ कर देंगे। अब देखिए लास्ट पार्ट जो कि किससे रिलेटेड है, मेटेरियल यील्ड से रिलेटेड, और मेरा पार्ट खत्म। ये बोला इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ डायरेक्ट मेटेरियल यूजेस वेरिएंस, बोल दिया ना, विच इज़ ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड यील्ड स्पेसिफाइड एंड एक्चुअल यील्ड ऑब्टेन्ड। अगर याद रखो मैंने आपको बताया था कि सब यूजेस इनपुट से रिलेटेड है, क्योंकि उसमें क्वांटिटी की बात करता है, इसमें किसकी बात करता है, यील्ड मतलब आउटपुट की बात करता है। अब देखिए बोल रहा है कि जो एक्चुअल यील्ड और स्टैंडर्ड यील्ड है, ये डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि हमने जब भी आउटपुट से रिलेटेड पार्ट पढ़ा तो हमने बोला कुछ ना कुछ लॉस होता है, एक्चुअल लॉस। जैसे आपने क्वेश्चन में देखा 3000 यूनिट का लॉस था, 23,000 हमने एक्चुअल क्वांटिटी की बात करी और 3,000 का लॉस हुआ और तब जाके 20,000 आउटपुट निकल के आया, ये बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि जो ये वेरिएंस अराइज होता है किसकी वजह से होता है, एबनॉर्मल कंटिंजेंसी की वजह से। स्पॉइलेज हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, जो आपने इवेपोरेशन का पार्ट देखा वो हो सकता है, पिल्फरेज पार्ट हो गया, तो कुछ ना कुछ तो वेस्ट होता ही है। सिंस द वेरिएंस इज द मेजर ऑफ वेस्ट और लॉस इन द प्रोडक्शन, इट इज़ नोन एज मेटेरियल लॉस और वेस्ट वेरिएंस। देखिए क्या होता है कि इसका जो आंसर निकलता है वो मैंने फॉर्मूला वैसे शायद लिखा नहीं है, शायद लिखा भी होगा तो अच्छी बात है। नहीं, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं। अगर मैं फॉर्मूला लिखता तो जनरली वो किसके बेसिस पे निकलता, स्टैंडर्ड लॉस और एक्चुअल लॉस के डिफरेंस के बेसिस पे भी इसका आंसर निकल के आ सकता है। अगर मुझे कभी दिखेगा तो मैं एक्स्ट्रा आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ICMA लंदन के अकॉर्डिंग इट इज़ डिफाइंड एज द, ये कौन है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उसके अकॉर्डिंग द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड यील्ड ऑफ एक्चुअल मेटेरियल इनपुट एंड द एक्चुअल यील्ड बोथ वैल्यूड एट स्टैंडर्ड मेटल कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूस। अब देखिए फॉर्मूला याद रखिए, इसका जनरली क्या आता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट होता है। अब आपको पता है कि जनरली उसमें क्या हो जाता है, आपका एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड, ऐसा हो जाता है। अब कई जने स्टैंडर्ड सोचने लग जाते हैं, तो यहाँ पे एक तरीके से सोच लेना ये एक्सेप्शन है बाकी सबसे। सब में इनपुट की बात होती है, इसमें आउटपुट, तो यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट पहले आएगा और स्टैंडर्ड आउटपुट क्या आएगा, बाद में आएगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट से आप मल्टीप्लाई करके देख लोगे। ये बोल रहा है कि इन केस एक्चुअल यील्ड इज मोर देन स्टैंडर्ड यील्ड द मेटेरियल यील्ड वेरिएंस इज फेवरेबल, फेवरेबल होगा सीधी सी बात। एंड इफ द एक्चुअल यील्ड इज लेस देन स्टैंडर्ड यील्ड द वेरिएंस इज अनफेवरेबल और एडवर्स, जो कि नॉर्मल केस में होता ही है। इसमें भी जनरली यही हो गया, फेवरेबल, अनफेवरेबल या एडवर्स या फेवरेबल, जैसी भी आप बोलिए, आपकी मर्जी है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि यील्ड वेरिएंस में बी कॉज्ड बाय सच फैक्टर डिफेक्टिव मेथड ऑफ ऑपरेशन, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ मेटेरियल परचेज, लैक ऑफ ड्यू केयर इन हैंडलिंग, लैक ऑफ प्रॉपर सुपरविजन एटसेट्रा। तो आप देख सकते हो कि जनरली इसका लिंक किससे, यूजेस से ही है, क्वांटिटी से ही है, कि अगर आप प्रॉपर मटेरियल का यूज़ नहीं करोगे तो आपका कुछ ना कुछ एबनॉर्मल लॉस होगा ही होगा। एबनॉर्मल लॉस होगा तो आपका जो एक्चुअल आउटपुट निकलेगा वो स्टैंडर्ड से डिफरेंट निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि फ़र्क तो आएगा। आप सोचिए कि जब भी मैं स्टैंडर्ड की बात करता हूँ तो वो किससे रिलेटेड बात करता हूँ, मैं टोटल एक्चुअल क्वांटिटी से बोलता हूँ। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, इनपुट से रिलेटेड बोलता हूँ। और इनपुट और आउटपुट में गैप क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि एक्चुअल क्वांटिटी 23 थी और 3000 का लॉस था, तो कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो उस केस में जो आपका एक्चुअल यील्ड और स्टैंडर्ड यील्ड है तो उसमें गैप होना ही है। अगर उसमें गैप नहीं होता तो इसका मतलब क्या है, आपका कोई भी लॉस का पार्ट नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इंटू एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड, फॉर्मूला देख लीजिए। ये बोल रहा है एक्चुअल यील्ड विल नेवर चेंज, क्योंकि जनरली एक्चुअल यील्ड क्या था, 23 में से 3000 गए थे हमारे एग्जाम्पल में, तो बाकी जो बचा था वो 20,000 का एक्चुअल आउटपुट बचा था। एक्चुअल प्रोडक्शन क्या हुआ था, क्वेश्चन में भी दे रखा था। स्टैंडर्ड यील्ड विल कैलकुलेटेड फॉर एक्चुअल मिक्स ऑफ क्वांटिटी एज अंडर। अब देखिए एक्चुअल मिक्स ऑफ क्वांटिटी मतलब एक्चुअल इनपुट से रिलेटेड, तो यहाँ पे हमने क्या बोला था, ये 22 है और उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड यील्ड कितना निकल के आया था, पुराना 20 निकल के आया था,
जबकि नया कितना है, जो कि एक्चुअल इनपुट के बेसिस पे होगा। अब देखिए जैसे मेरे को याद है वैसे ही आपको पर्टिकुलर याद रहना चाहिए। अब ये याद रख लेना कि ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन नेट स्टैंडर्ड आउटपुट। देखिए जनरली जो ग्रॉस आउटपुट बोल रहा है इसको मैं इनपुट बोल सकता हूँ, वो सही रहेगा कि ग्रॉस इनपुट उसमें से स्टैंडर्ड लॉस गया। हमारे वाले एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन 2 में आप देखोगे तो क्या था, यहाँ तो मैंने इसके हिसाब से बताया था कि ये 40,000 आ रहा है, 40,000 डिवाइड बाई 1,000। तो देखिए जो आपका दे रखा है ये ग्रॉस इनपुट है, आउटपुट नहीं है, उसमें से लॉस गया तो ये क्या आ गया आपका आउटपुट आ गया, नेट आउटपुट। ठीक है, या इसके हिसाब से सोच सकते हो 22 में से 2 गए तो ये 20,000, ये उसका बड़ा पार्ट है। 8 लाख अपॉन 20 करोगे तो 40 रुपीज़ पर यूनिट आ जाएगी। ठीक, तो तभी मैंने बोला थियोरटिकल पार्ट देखोगे इसके थ्रू समझ में आ जाएगा। फिर आपको लास्ट में क्या बताया था कि आंसर ऑफ मेटल सब यूजेस एंड मेटल यील्ड वेरिएंस विल बी सेम। तो आई होप आपका मेटल का पार्ट हो गया। इसी तरीके से हम लेबर का पार्ट करेंगे और अलग से ओवरहेड का पार्ट करेंगे, तब जाके ही आपको सारे पार्ट समझ में आएंगे। ठीक, तो देखिए वीडियो को लाइक ज़्यादा कीजिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर मैं क्या करूँगा यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा, तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर जरूर करना है। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर आप कर लेना। और एक और पार्ट कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं। इसकी फ़ीस क्या है, 1500 है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ पर्टिकुलर। ये देखिए आपको पता है कि मैंने ये पहले भी प्रोवाइड किया था, लेकिन उस वक्त मैंने फ़ीस 1000 रखी थी। अब वो क्या थी कि देखिए टॉप 50 के लिए थी। अब आप समझ सकते हैं कि हमारा कॉस्ट भी लगता है किसके लिए, हमारा कॉस्ट क्या है, हमारा टाइम। अब देखिए टाइम कितना लगता है पूरी की पूरी वीडियोज़ ये सब कुछ बनाने में, आपको पता है कि अराउंड 12 से 15 आवर्स लग जाते हैं जब भी आप PDF बनाते हैं और वीडियोज़ बनाते हैं। ठीक, हम ढंग से क्या करते हैं, ये मान के चलो कि कहीं जा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा टाइम इन पे ही देना पड़ता है। तो कई लोग बोलते हैं फ्री प्रोवाइड, तो फ्री प्रोवाइड वही दे सकते हैं जो कि लिमिटेड वे में आप बोलते हो कि सर ये टॉपिक नहीं आ रहा इसलिए मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। अब मैं आपको सारी तो प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी भी कुछ क्या है लिमिटेशन है। ठीक है, हमको भी सर्वाइव करना है जैसे आपको सर्वाइव करना है। तो लिमिटेशन की वजह से मैंने फ़ीस ही इतनी रखी है। तो तभी मैंने पहले टॉप 50 के लिए बोला था 1500। अगर आप लेट हो गए हैं तो आपको पता है कि टॉप 100 के लिए अब मैंने क्या करी, इसके लिए तो मैंने 1000 रखी थी, अब मैंने रख दिया टॉप 100 के लिए 1500। आप देख सकते हो अगर दूसरे कोचिंग से इंस्टीट्यूट से कंपेयर करोगे, वैसे मैं कंपैरिजन की बात नहीं करता क्योंकि उनकी भी क्वालिटी अलग होगी, उनके समझाने का, उनके एक यूज़र जो इंटरफेस की बात होती है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हैं कई जने। लेकिन मेरे में क्या है, वीडियो का पार्ट ज़्यादा है, पास्ट ईयर के MCQs में एक्सप्लेन कराता हूँ, पर्टिकुलर वो पार्ट ज़्यादा है। तो 1500 जो है वो 15,000 की वर्थ के बराबर है। पहले मैं बोलता था 1000 10,000 की वर्थ के बराबर है, लेकिन मैंने एक स्टूडेंट से पूछा तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट 30,000 तो क्या ले रहा है, वीडियोज़ के लिए ले रहा है, और 10,000 बुक के लिए ले रहा है। आप ये सोच सकते हैं एक इंस्टीट्यूट 10,000 किसके लिए ले रहा है, पूरी की पूरी वीडियोज़ के लिए ले रहा है। तो मैं तो सिर्फ आपसे 1500 ही ले रहा हूँ, जिसमें भी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अगर मेरी पर्टिकुलर एग्जाम से पहले अगर कोई भी एक यूनिट नहीं हो पाती है, 2 यूनिट नहीं हो पाती, तो मैं आपको रिफंड भी प्रोवाइड करूँगा। जो कि कोई बोलता भी नहीं है कि हम आपको रिफंड देंगे, वो फ़ोन ही स्विच ऑफ कर लेते हैं। जबकि मैं तो आपको प्रॉपर बोलता हूँ, जब भी आपसे बात करता हूँ या कोई भी मुझसे नया जुड़ता है तो मैं क्या बोलता हूँ कि आपको 150 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से रिफंड मिल जाएगा अगर लास्ट एग्ज़ाम तक आपका नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब अभी कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से एग्ज़ाम एक्सटेंड है, तो आपको पता है कि अगस्त में होने के चांसेस है, तो तब तक हमारी यूनिट हो जाएगी। अगर पर्टिकुलर एक यूनिट भी नहीं होती तो आपको 150 रुपीज़ पर यूनिट का रिफंड मिल जाएगा, क्योंकि अराउंड मेरी मैक्सिमम 9 यूनिट हो जाएगी, जो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हो चुकी है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया 1500 है, इसमें क्या मिलेगी, सारी PDF मिल जाएगी, वीडियो ऑडियो तो क्या जनरली आपको सारी वीडियो ही मिलेगी पूरी की पूरी 10 यूनिट्स की। ग्रुप पर्सनल डिस्कशन तो देखिए कोई भी क्या होता है, पर्टिकुलर किसी को मेटेरियल मिलता है वो ग्रुप में प्रोवाइड कर देता है, कभी किसी को दिक्कत होती है वो मुझसे इंडिविजुअली पूछ लेता है या ग्रुप में पूछ लेता है। हर पर्टिकुलर टॉपिक के बाद आपको पता है कि जैसे मैं PDF और वीडियो दे रहा हूँ हर टॉपिक का, हर 10 यूनिट के हर टॉपिक का, वैसे ही हर टॉपिक या 2-3 टॉपिक के बाद मैं पास्ट ईयर के और इंपॉर्टेंट MCQs प्रोवाइड करता हूँ। तो इससे आपको क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, जो भी आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो MCQs के साथ क्लियर होता जाएगा। तो 1500 फीस है, ज्वाइन जरूर कीजिए। इसलिए मैंने लास्ट में पार्ट बताया, शुरू में नहीं बताया, कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो और आप ये नहीं बोलें कि सर तो क्या है अर्निंग के लिए ये बार बार करते हैं। देखिए अर्निंग के लिए तो हर कोई करता है, मैं भी बैठा हूँ, सामने वाले कोचिंग वाले भी बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इतना ज़्यादा अर्न नहीं कर रहे हैं, आपसे नॉर्मली अर्न कर रहे हैं। मेरे जो मेंबर जुड़े हैं वो 60 मेंबर जुड़े हैं, वो जनरली 5 मंथ में जुड़े हैं। तो अगर आप 60/5 करके देखिए तो 12 मेंबर जुड़े, और मेरे अभी 5 मेंबर्स के हिसाब से ही 1500 का पार्ट हुआ है, या 10 मेंबर्स के हिसाब से, उससे पहले जो 50 मेंबर थे तो 1000 ही थे। तो आप बोल सकते हैं कि मेरे पास जो एवरेज आए वो 10,000 आए। अगर मैं 15 आवर्स काम कर रहा हूँ, 16 आवर काम कर रहा हूँ और 10,000 पर मंथ, तो क्या बताइए सफिशिएंट है क्या? नहीं है। आप सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा सर कमा रहे हैं, सर यूट्यूब से कमा रहे हैं, आपको मैं स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा। यूट्यूब की जो अर्निंग होती है
जनरली मेरे 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर है, आप बोलेंगे सर बाद में बढ़ेंगे, वो पता नहीं कब बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो उसमें जो जनरली अर्निंग है वो है $10 पर मंथ की। नवंबर से मेरा क्या हुआ था, मोनेटाइजेशन हुआ था। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अभी चल रहा है जून। तो आप देख सकते हैं कि उससे रिलेटेड उस वक्त मेरे $3 एवरेजली आपको दे रखा होता था पर मंथ का, या $4 पर मंथ आता था। अब जो आ रहा है वो अराउंड सिर्फ $8 या $9 ही पर मंथ आ रहा है। और $8 या $9 के हिसाब से आप देख सकते हो कितने रुपए होते हैं, 600-700 रुपीज़ हमारे बन पाते हैं। ठीक है, उसमें भी अभी तक मिले नहीं है, क्योंकि $100 होंगे तब जाके मिलेंगे। तो इतना वेटेज करने के बाद उससे पहले हम क्या करें, मोनेटाइज करवाएं। 1 साल वीडियो डाली, फिर उसके बाद 1 साल अब और लग रहा है क्या अमाउंट आने में। तो थोड़ा क्या है, हमें बेनिफिट चाहिए होता है। जैसे हम आपको प्रोवाइड करते हैं तो आप क्या करते हैं, हम आपको बोलते हैं शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं करते हैं। लाइक कितने आते, कम आते हैं। और जब आप PDF नहीं देता मैं, तो क्या बोलते हैं, सर आपने PDF प्रोवाइड नहीं करी, PDF दीजिए। तो PDF बनाने में कितना टाइम लगता है आपको पता है, 3 to 4 आवर लग जाते हैं अगर मैं 7 to 8 पेज की PDF बनाऊंगा। ये पर्टिकुलर आपको जो मैंने प्रोवाइड की है, इसमें कितना टाइम लगेगा, या इससे पहले कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा थियोटिकल कॉन्सेप्ट की, तो वो भी जनरली आप देखोगे टोटल मिला के 20 से 25 पेज, इसको मेरे को 2 दिन लग गए। फिर उसके बाद मैंने वीडियो बनाई, तो 2 वीडियो बनाई, तो उसको मेरे को कितने लग गए, 4 to 5 और लग गए। अपलोड किया, तो एफर्ट सबका लगता है, तो ये मत सोचिए। इसलिए वीडियो को लाइक ज़्यादा कीजिए और औरों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।